के बारे असल में हमारे यहाँ टीचिंग के अंदर 2 स्कूल ऑफ थॉट पाए जाते हैं। एक तो जिसे हम स्किनर अप्रोच कहते हैं, बिहेवियरल अप्रोच होती है, एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। फितरी तौर पे क्योंकि ये प्रोफेशन मुझे अच्छा भी लगता है, तो इसलिए मैंने जो सक्सेस पाई वो इसी चीज़ में पाई कि बच्चों के साथ जितना एक इंसानी ताल्लुक़ कायम किया जाए और नॉट फॉर एनी यानी कि अपने किसी मकसद की खातिर नहीं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द फैक्ट कि मेरा इस प्रोफेशन से ताल्लुक़ है। और मेरी अपनी भी सेल्फ एफिकेसी बहुत ज़्यादा होती है जब मेरे लिए ये सक्सेस स्टोरी है कि बच्चे अगर खुल के मेरे साथ अपने मसले मसाइल शेयर करें, तो मेरे लिए दिस इज़ द सक्सेस। लेकिन अली भाई आप हैरान होंगे, एक वाक़या मुझे बहुत अभी तक तंग करता है। अच्छा। और वो वाक़या ये है कि एक मेरा स्टूडेंट था, माशाल्लाह है, हाफिज़ कुरान था, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, और माशाल्लाह उनके वालिदैन भी बहुत नेक दीनदार पर्देदार थे। लेकिन उसने मुझे ख़ुद एक दफ़ा एक बात बताई कि सर मुझे कुरान मजीद की तिलावत से नफ़रत है। उसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अच्छा। पहले तो मैं समझा कि ये मेरे साथ शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन उसने कहा नहीं सर मुझे बहुत नफ़रत इतने एक्सट्रीम वर्ड। फिर उसने कहा कि सर अल्लाह माफ़ करे मैं कोई इसके ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, लेकिन उसने मुझे ख़ुद रीज़न बताया। वो कहता था कि हम बचपन से हम घर में होते थे तब तिलावत लगती थी, हम गाड़ी में जाते थे तब तिलावत लगती थी, हम स्कूल आते थे तब तिलावत लगी होती थी, स्कूल से वापस जाते थे तब तिलावत लगी होती थी, हम कोई फैमिली डिनर पे जाते थे तब तिलावत लगी होती थी, किसी ट्रिप पे जाते थे तब तिलावत लगी होती थी। अब ये मामला इस तरह का है कि मैं आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ ओवर डूइंग समथिंग, लेकिन क्योंकि ये मामला बड़ा एक नाजुक है, मैं आप यकीन करें कि अगर मेरे कैरियर में कोई एक जवाब है जो मैं नहीं दे सका किसी बच्चे को, तो वो ये बात थी कि आखिर गलती किसकी है। माज़अल्लाह दीन की तो गलती हो नहीं सकती, बच्चे की गलती है, वालिदैन की गलती है। तो ये दिस क्वेश्चन लेफ्ट मी स्ट्रैंडेड। रियली ये तो मैं भी सुन के बड़ा वो हो गया हूँ, बल्कि मैं चाहूँगा कि मैं भी इस पे करूँ। लेकिन इससे पहले चूँकि आज हमने बड़े स्पेशल गेस्ट माशाल्लाह एक्सपीरियंस्ड एक मॉम मुहीरा की मदर माशाल्लाह जो अक्सर मेरे साथ हम करते रहते हैं, तो मैं चाहूँगा आंटी को ये सवाल थ्रो किया जाए। कैसी हैं आंटी आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह फॉर जॉइनिंग। और ये इनका सवाल सुन के तो मैं भी खासी परेशान हो गई हूँ कि इस सिचुएशन का क्या हल होना चाहिए था। इस पे सवाल आंटी जो मेरे जहन में आ रहा है ना वो ये है कि क्या दीन रीइंफोर्समेंट से सिखाया जा सकता है या क्या तरीका है दीन सिखाने का, और इज़ इट ओवर डोजेज? मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ ज़रा, मैं चाह रहा हूँ आप इस पे थोड़ा सा अगर मेरा ये ख्याल है कि मैं इस पे थोड़ा सा इस तरह से इनपुट दे सकूँगी कि क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद भी कुरान मजीद हिफ्ज़ किया, सब बहन भाई भी हाफिज़ थे, उसके बाद चूँकि घर में ट्रेडिशन चल रही थी अपने बच्चों को भी हिफ्ज़ कराया, तो मेरा ख्याल है कि वो हमारे घर में भी कुरान मजीद की, मेरा ख्याल है आई शुडंट कॉल इट ओवरडोज, ये तो एक कभी भी ओवरडोज नहीं हो सकती। लेकिन ये है हर तरफ कुरान मजीद देखना, हर तरफ कुरान मजीद पढ़ना, फिर ये है कि मदरसे जाना तो डंडे के ज़ोर पे पढ़ना वगैरह, तो शायद हो सकता है कि ये सिमिलर सिचुएशन हो। वैसे हम लोगों का ये एक्सपीरियंस था, जब तक हम लोग हिफ्ज़ करते थे हम लोग भी कुरान से एक तरह से फेडअप आए हुए होते थे। मुझे अच्छी तरह याद है मेरी नानी जान मरहूमा, वो हुआ ये कि मैंने कुरान के बाद जब आप हिफ्ज़ कर लेते हैं ना, तो एक आपकी जो पहली दोहराई होती है वो बहुत मुश्किल होती है। इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड वेरी स्ट्रेनुअस एफर्ट। तो मुझे याद है 1 साल हो चुका था और अम्मी जी जो हैं वो इसी तरह अब आज स्पारा सुना दो, और मैं भागती फिर रही हूँ कि भी ज़रा स्पारे से जान छूट जाएगी। तो हत्ता कि क्या हुआ कि जब अम्मी जी ने आखिरकार मुझ पे काबू पा ही लिया, एंड आई वाज मेड टू सिट देयर एंड रिसाइट कुरान टू हर, एंड आई हैडंट मेमोराइज इट प्रॉपरली, इट वाजंट फिक्स्ड। तो क्या हुआ कि आई स्टार्टेड क्राइंग एंड मैंने कहा मैंने नहीं हिफ्ज़ करना। और मुझे आज तक अपनी वो प्यारी सी नानी जान याद है, इतना वो हंसी, कहने लगी अब तो तुम हिफ्ज़ कर चुकी हो, अब क्या करोगी। तो एट दैट टाइम तो कुरान मेरे लिए भी एक तरह से एक सज़ा ही बन गया था। बहरहाल अब ये है कि इसका अगर आप रियलिस्टिक का मानो में कहें कि इसका हल ढूंढना है, तो मेरा एक हाफिज़े कुरान के लिए तो मुझे समझ आ रही है कि उसके लिए तो सज़ा ही बन गई है। लेकिन वैसे मैंने दुनिया के दूसरे इलाकों में अप्रोच फ़र्क देखी है। आपको अजीब बात बताऊं कि अरब दुनिया जो है उसमें हिफ्ज़े कुरान इतना नहीं है। हमारे पाकिस्तान में 2011 का मुझे याद है इन लोगों ने शुमार किया था, और स्टेटिस्टिक्स थे कि पाकिस्तान में उस वक़्त 4 मिलियन हुफ़ाज़ मौजूद थे। और आज तो आपको पता है ये इकरा और ये सारे सिस्टम्स की वजह से कुरान मजीद की तहफ़ीज़ ने और ज़्यादा वो कर लिया। लेकिन हैरत की बात है, मैंने अरबों के साथ ख़ासा मेरा रब्ता रहा। उनके यहाँ होता है जी ये सूरा, इसने सूरा बकरा हिफ्ज़ की है,
इसने जी 17 अज्जा हिफ्स किए हैं, इसने 19 हिफ्स किए हैं। अच्छा हमारे यहाँ तो ये होता है जब वो बच्चा दरमियान में अटक जाता है ना 19वें 20वें पारे पे, तो ये सोचना कि अब इसको ज़रा थोड़ा सा ब्रेक दे दो, नहीं अगर ब्रेक दिया तो सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा, करवाना है और पक्का करवाना है और वगैरह। वो ऐसा कोई सख्त सिस्टम है। वैसे जो उस भट्टी से निकल जाता है बाद में तो वालिदैन को दुआएं देता है, क्योंकि अगर आज मैं पूछूं तो मेरे वालिदैन का मेरे पे सबसे बड़ा एहसान ही है कि उन्होंने मुझे हिफ्स करा दिया था। जितनी उस नेमत का आज कदर होती है, लेकिन उस वक्त वैसे नहीं थी। अब कुछ लोग थोड़ा ये भी मतलब थोड़ा हो सकते हैं कि ये क्या, ये तो कुरान मजीद से एसोसिएट कर रहे हैं कि बंदा कुरान को सज़ा समझता है। तो थोड़ा सा हम क्लैरिफाई कर दें कि कुरान तो शिफा है, रहमत है, कुरान तो ईज क्रिएट करने के लिए आया, लेकिन इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टीच इट, द प्रोसेस। नहीं की बात हो उससे पहले भी हदीस में भी तो है ना। आज ही मैं कोट कर रही थी किसी के सामने, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुरान की तिलावत करो जब तक अच्छा लगे, जैसे उकताहट महसूस होने लगे रोक दो। आंटी ने बिल्कुल ठीक बात की। जिस तरह हमारी सोसाइटी में अली भाई आप देखें कि हिफ्ज़ जब कराया जाता है तो बड़ा फोर्सफुली हिफ्ज़ कराया जाता है। बच्चा बाज़ का तो विलिंग भी नहीं होता, लेकिन उसको फिर हमारा अल्लाह माफ़ करे मदरसों का माहौल है कुछ के मार पिटाई, और मतलब इट्स काइंड ऑफ सिंबॉलिक। अगर आपने बच्चे को सीधा करना है ना, कहा भी जाता है सीधा करना है तो इसको मदरसे डाल दो। तो मैं समझता हूँ कि जो ज़िशान भाई भी केस बता रहे थे और आंटी ने भी डिस्कस किया, मेरा ख्याल है हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा रीज़न ये है कि हम फोर्सफुली बहुत ज़्यादा बच्चे को पुश करते हैं कि तुमने हिफ्ज़ करना ही करना है। उसकी अपनी उसमें विलिंगनेस शायद नहीं होती, और फिर हमारा जो माहौल है कि प्रोसेस, जिस तरह ज़िशान भाई ने कहा कि जो प्रोसेस है हिफ्ज़ कराने का, मेरा ख्याल है उसकी वजह से ना लोग ज़रा पुट ऑफ हो जाते हैं। द आयरनी इज कुरान मजीद खुद कहता है फ़क़राऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान। एग्जैक्टली, सुभान अल्लाह। लेकिन आयरनी की जब बात हो रही है ना, तो अब्दुल अलीम ये भी मैं आपको बताऊं, हुफ़ाज़ से पूछिए, कुरान मजीद की नेमत इतनी बड़ी है। मेरी जितनी डिग्रीज हैं सब में से सबसे ज़्यादा हार्ड अर्न डिग्री है ये। वैसे इतनी मेहनत के बगैर हासिल भी नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि फिर वो जो कुरान मजीद हिफ्ज़ करने के साथ उस्ताद की भी आजमाइश चल रही होती है, माँ बाप की भी चल रही होती है, और उस्ताद और माँ बाप का काम है प्रेशर को रिलीज करना, ना कि प्रेशर को और करना। खराबी मेरा ख्याल है यहाँ पे आती है जब हम प्रेशर को मजीद कर देते हैं। और हकीकत ये है कि बच्चे जब तक कुरान हिफ्ज़ करते हैं ना उनकी सेहत ठीक होती है ना उनका दिमाग ठीक होता है। हिफ्ज़ करते हिफ्ज़ से निकलते ही बच्चे को लगता है हम शायद आम दुनिया में आ गए, आजाद हो गए। तो अगेन हमें डिवाइस करने पड़ेंगे वेज हाउ टू मेक इट इजियर, हाउ टू मेक इट अ लिटिल बिट मोर फन, दो देयर इज नो एलिमेंट ऑफ फन एट ऑल देयर। तो और ये भी है कि इतनी बड़ी नेमत हासिल हो नहीं सकती। और देखिए इसका एजाज भी देखिए, इंडोनेशिया में देखिए, मैं पाकिस्तान की जैसे मैंने बात की, बांग्लादेश में देखिए हुफ़ाज़ की ये जो तादाद है कितना बड़ा फ़ख्र है। कमिंग टू द पॉइंट, मैं आपसे क्रिटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या इसमें गलती पेरेंट्स की थी? आप हिफ्ज़ के टॉपिक को चलें साइड पे रखें, बर्निंग क्वेश्चन है। देखें यहाँ पे ना तो हम कोई ब्लेम गेम करना चाह रहे हैं, लेकिन इश्यूज नीड टू बी एड्रेस्ड। ऐसे ही है, और मैं चाहूँगा आज हम ओपन कुछ इश्यूज बोल्डली करें डिस्कस, और लोग हिम्मत पैदा करें अपने अंदर वो इश्यूज सुनने की। इसीलिए मैंने आंटी को भी दावत दी कि माशाल्लाह इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। जो क्वेश्चन है ज़िशान, आई थिंक के पेरेंट्स की गलती होती है, ये मैं बहुत बोल्डली कह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि अब कोई टीनेजर ये सुन के पेरेंट्स को ब्लैकमेल करना शुरू कर दे कि लो जी यूथ क्लब वालों ने कह दिया अब तो आप ही की गलती है। दिस विल बी फुलिशनेस ऑन हिज और हर बिहाफ। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स जो है ना वो बेसब्रे हो जाते हैं अक्सर, और वो बच्चा छोटी सी गलती करे ना तो वो समझते हैं कि अब ये तबाही की तरफ चला जाएगा, या तबाह हो जाएगा, या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस वजह से आई बिलीव कि वो इतना ज़्यादा समटाइम्स कंट्रोल करते हैं, इतना कंट्रोलिंग होते हैं। ठीक है, एक हद तक कंट्रोल ठीक है, ये एडवाइजेबल भी है। इवन बिल गेट्स कहता है कि 14 साल से पहले बच्चे को मोबाइल ना दो, और देना है तो सुपरवाइज करो। क्या पेरेंट्स टॉक्सिक हो सकते हैं? ये लफ्ज इस्तेमाल करना, टॉक्सिक पेरेंट्स होते क्या हैं? ये वाला क्या नेगेटिव पेरेंट्स नेगेटिव हो सकते हैं? मैं ये समझता हूँ आंटी, इसको आप आंसर करें, और मैं ये भी फिर इंशाल्लाह आपके बाद मैं चाहूँगा मैं टॉक्सिसिटी को डिफाइन भी करूँ। लेकिन डू यू थिंक पेरेंट्स एंड और एनीवन सिबलिंग कैन बी टॉक्सिक? अच्छा, अब ये है, इस सवाल का जवाब बड़ा तलख है, और अगेन हमारे बच्चे उससे ये ना ले लें कि अब माँ बाप के जो है ना जुर्म साबित हो गया तो लिहाजा उनको कॉर्नर में खड़ा कर दो और स्टार्ट स्टोनिंग देम। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बात समझना कि चूँकि माँ बाप बहुत मोहब्बत करते हैं, लिहाजा वो ख़ताओं से भी मासूम हो गए, ठीक है, उनसे कोई गलती नहीं हो सकती, लिहाजा वो उनकी जो भी वो कदम उठाने के लिए बच्चे को कह रहे हैं वो हर सूरत में फ्लॉलेस ही होगा, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स अपनी
इमेंस लव के बावजूद भी पेरेंट्स हैं और इंसान है। और मैं आपको बताऊं, पेरेंटहुड इज़ दी हार्डेस्ट जॉब। ठीक है, हम सबको जो पेरेंट्स बन चुके हैं सबको इस बात का अंदाज़ा और बहुत छोटी उम्र से अंदाज़ा हो जाता है। दोबारा जिक्र करना चाहूँगी कि BBC वालों ने एक सीरीज़ बनाई थी 90s में और वो वर्थ वॉचिंग है। उसके अंदर उन्होंने पेरेंट्स की साइड से ऐसी सिकनेसेस और मेंटल इलनेसेस को टॉपिक बनाया है कि देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या है कि पेरेंट्स नार्सिसिस्ट हैं, ठीक है, वो समझते हैं, हम हर माँ बाप चाहता है जो मैं नहीं बन सका मेरी औलाद बन जाए, लेकिन ये कि जब वो बेचारी औलाद समटाइम नहीं बन सकती और समटाइम वो 15-16 साल की उम्र में उनको वो वाली लॉरल्स नहीं ला के दे रही जिसके साथ वो दुनिया के सामने फ़ख्र से सीना फुला के कह सकें कि लुक मेरा बेटा देखो, इसकी वजह से देखो। अच्छा, वो नहीं कर सकती तो पेरेंट्स उनको बाकायदा मुजरिम समझना शुरू कर देते हैं और ये प्रॉब्लम जो है ना बापों की तरफ से ख़ास तौर पे आती है। ठीक है, लिहाजा और उन्होंने दिखाया हत्ता कि कई दफ़ा अटेंशन सीकिंग के अंदर पेरेंट्स अपनी औलाद को बीमार कर लेते हैं और पेरेंट्स को एहसास नहीं होता और व्हेन वन क्वेश्चंस देयर लॉयल्टी तो दे आर सो ऑफेंडेड। मेरे बारे में, मैं माँ, मैंने तो तुम्हारे लिए रातें जागी थी, तुम मेरे बारे में सोच सकते हो कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? Come on, you need to learn the parenting. सही। इससे पहले कि वो खुश हों टीनेजर्स और कहें कि लो जी अब हम पेरेंट्स को एक क्लिप दिखाते हैं, मैं चाहूँगा कि हम ज़रा टॉक्सिसिटी को डिफ़ाइन भी कर लें और मैं इंशाल्लाह आप लोगों से टीनेजर्स की जो है वो इस्लाह भी करता रहूँगा, आप लोगों से डिसएग्री करके। लेकिन हु इज़ अ टॉक्सिक पर्सन? मैं समझता हूँ समटाइम्स अल्लाह की तरफ से आजमाइश, फादर भी टॉक्सिक हो सकता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल, कैसे कैसे सख्त जुमले उनके वालिद ने उन्हें कहे कि अगर तुम यहाँ से निकल जाओ नहीं तो मैं आई विल स्टोन यू टू डेथ, तुम्हें संसार कर दूंगा। अब देखें कितना इमोशनल डैमेज है। फिर टॉक्सिक रिश्तेदार भी हो सकते हैं। अबू लहब की मिसाल आपके सामने है कि किस तरह उसने मेंटली, फिजिकली हर तरह से टॉर्चर देने की कोशिश की। सिबलिंग भी टॉर्चरस हो सकते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम की देखें, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हर मिसाल कुरान में रखी हुई है। कितना टॉक्सिक कि हर वक्त उसको हसद की निगाह से देखना अपने भाई को और फिर उसको मारना और बुली करना। तो यस हो सकते हैं, लेकिन ये 4-5 साइंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि इमोशनली अब्यूसिव जो लोग होते हैं या टॉक्सिक होते हैं उनके ये साइंस हैं। नंबर 1, दे आर हाइपर क्रिटिकल। एक होता है क्रिटिकल, एक होता है एक्सट्रीमली क्रिटिकल। हर चीज में क्रिटिक, हर चीज में क्रिटिक, एंड दे आर एक्सट्रीमली जजमेंटल। जैसे माजरत, जिसे हम शायद आम जबान में कीड़े निकालना भी कहते हैं, हर बात पाकिस्तानी टर्म्स में, हर बात में कीड़े और जजमेंटल होना तो उनका हक है ना। हाँ सही। अच्छा, तो दूसरा है जी कि दे इग्नोर द बाउंड्रीज एंड दे इन्वेड योर प्राइवेसी। ये भी लेकिन इसमें थोड़ा सा प्राइवेसी को जरा एक्सप्लेन करें कि वो कौन सी प्राइवेसी है जिसमें पेरेंट्स नहीं इन्वेड कर सकते। देखें आंटी, कुछ यंगस्टर्स आपके पास भी आए होंगे कि ना हमारे पेरेंट्स हमारे मोबाइल चेक करते हैं, 14 साल 13 साल के बच्चे, तो वो इसका बड़ा माइंड करते हैं। फिर ये कि हमारा दरवाज़ा खोल के अचानक अंदर आ जाते हैं। फादर्स स्पेशली, टीनेज जो वो बच्चे होते हैं उनके फादर्स ये शिकायत करते हैं जी कि अचानक ही छापा मार लेते हैं। तो डू यू थिंक इट इज़ इन्वेडिंग द प्राइवेसी, या पेरेंट्स का कुछ तो राइट है आंटी? मेरा ख्याल अगर वो सुपरवाइज्ड कर रहे हैं तो कैन दे सी द व्हाट्सएप और कैन दे लुक एट द मोबाइल वगैरह? कुछ केसेस में तो अली भाई कैमरास भी लगे होते हैं यहाँ पे बच्चों के अगर रूम्स हैं तो कैमरास इंस्टॉल्ड होते हैं। ये तो फिर बहुत ही, इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों। आप रिकमेंड नहीं करते अपनी जॉब प्लेस पे अपने वर्कर्स के ऊपर कैमरा लगाने को? अच्छा ठहरिए, हम थोड़े से किसी गलत वेन्यू की तरफ जा रहे हैं। एक बात हमें समझनी है, अथॉरिटी अल्लाह ने पेरेंट्स को दी है। अच्छा, एटलीस्ट जब तक बच्चे उनके अंडर हैं ना, उनके चार्ज में हैं, जब तक दे हैव द अथॉरिटी, दे आर द बॉस देयर। अल्लाह अपने बारे में नहीं कहता अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, मैंने पैदा किया है तो काम। तो जब तक मेरे घर में रह रहे हो, जब तक निज़ाम तो मेरा चलेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी जो है ये एक अपनी पोजेशन को या अपनी टेरिटरी को मार्क करने का नाम नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से ज़िम्मेदारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस बाप जो है अपनी औलाद को सबसे बड़ा तोहफ़ा अदब का देता है। अदब क्या चीज़ है? डिसिप्लिन। अच्छा, डिसिप्लिन क्या चीज़ है उसको भी थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देते हैं। एक सिस्टम, ठीक है, वो सिस्टम जिसमें बाप की बताई हुई वैल्यूज़, बाप पॉलिसी मेकर है ना, घर का कवाम है ना, तो पॉलिसी वो बना रहे हैं ना, उसकी जो बताई हुई वैल्यूज़ के ऊपर एक सिस्टम सेटअप हो रहा है और उसकी बताई हुई वैल्यूज़, उसकी बताई हुई जो बाउंड्रीज़ हैं उनके मुताबिक चला जाएगा। और इसके बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वला तुस्सुफ़हा अम्वालकुम अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन,
फरज़ुक़ूहुम, अल्लाह कहते हैं कि देखो बेवकूफ़ों के हाथ में अथॉरिटी ना दे दो। ये है तो बेसिकली माल के बारे में, लेकिन वो माल जिसकी वजह से तुम्हें अपनी फैमिली में सुपीरियॉरिटी या अथॉरिटेटिव जो पोजीशन हासिल है, वो बच्चों के हाथ में ना दे दो, क्योंकि तुम्हारा काम है गाइड करना। अच्छा, अब ये होता है कि क्या वालिदैन की लॉयल्टी या वालिदैन की खैर खाही का मतलब ये है कि अथॉरिटी को हाथ से जाने देना? मैं आप सबसे सवाल कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग भी बापों की हैसियत में बैठे हैं, कि क्या जो है मोहब्बत का पहला तकाजा है कि अथॉरिटी को लेट गो कर दो? और अगर आप कहेंगे कि यस, जो हमारे बच्चे समझते हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊं कि जब हम बच्चों को अथॉरिटी अपने हाथ में रहने देते हैं ना, हम नई नई माओं को बड़ा शौक़ होता है बच्चों को अपने फ़ैसले खुद करने दो। हम भी जब अपने बड़े कंट्रोल्ड पेरेंट्स के वो एनवायरनमेंट से निकले ना, पेरेंटहुड से निकले, तो हमने भी कहा अरे हमने तो अपनी औलाद को वो हार्ड टाइम नहीं देने जो हमारे माँ बाप ने दिए थे, लेकिन हमें 4 सालों में ही समझ आ गई कि जब तक हम एक सिस्टम के मुताबिक नहीं ना चलेंगे तो होगा क्या, हमारे बच्चे सफ़र करेंगे। अब हमने बच्चों के हाथ में उनकी महार दे दी है, बच्चा बेचारा वो तो खुद इस दुनिया के अंदर मैं इतनी कंफ्यूज हूँ, तो वो बेचारा मुझसे ज़्यादा कंफ्यूज है, तो मैंने हाथ में उसके दे दिया कि तो अपनी ज़िंदगी के बारे में डिसीजन करो और ब्रिंग इन द फैमिली व्हेरेवर यू लाइक, और मैं तुम्हारे कमरे में नहीं दाखिल हो सकती बिकॉज यू हैव सेट अप योर सिस्टम एंड आई शुडंट इन्वेड इन इट। एक्सक्यूज़ मी, ठहर जाइए, हमें थोड़ा सा दोबारा इन दोनों के को ब्रिज करना है। एक अथॉरिटी है और एक ह्यूमैनिटी है। हम आंटी माजरत, लेकिन एक डायलेमा और भी है असल में। मेरी एक और ऑब्जर्वेशन भी है, आप जो कह रही हैं वो दुरुस्त है, लेकिन ख़ास तौर पे इंडो पाक कल्चर में आपको पता है कि बच्चे को अल्लाह ताला ने बच्चों को इस तरह का बनाया कि वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करके सीखते हैं, ठीक है, और जिसे हम अपने एजुकेशन की टर्म्स में हिडन करिकुलम कहते हैं या इमिटेशन कह लें, इमिटेशन यानी कि सबकॉन्शियसली बच्चा एक चीज़ ले रहा है। एक और डायलेमा ये है, इंडो पाक के अंदर आपको पता है कि खातून जो है यूजुअली घर में उसका एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है, और जो वालिद है वो उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ द स्टेटेड फैक्ट। अब बच्चा जब ये एक फ्लिप्ड सिचुएशन देखता है तो आपको नहीं लगता कि इस चीज़, बच्चे आपको लगता है कि ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं करते? क्या इससे बच्चे की एक नेचुरल ओरिएंटेशन डिसओरिएंटेड नहीं हो जाती? क्या ये भी एक वजह नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि वो भी समझते हैं ना कि जिसकी अथॉरिटी होनी चाहिए उसकी अथॉरिटी नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमें भी फिर अथॉरिटी मिल जानी चाहिए। मेरा सवाल है, मतलब मेरा ये सवाल है कि क्या मैं डिफ़र करूँगी। मैं आपको बताऊँ, जो इंडो पाक के अपने माशरे की बात कही है ना, हम लोग जो हैं हमारी फैमिली सिस्टम में आज भी मोर और लेस 70% से भी ऊपर ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। ये ठीक है, औरतों को घर में बहुत जगह मिलती है और वो जो कोने खुदरे होते हैं उसके अंदर उन्हीं की वो चलती है, लेकिन पॉलिसी मेकर हमारे यहाँ बाप होते हैं और इसको खुले दिल से तस्लीम किया जाता है। और ये बात मैं आपको ऐसे नहीं बता रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ, कल परसों किन एक हैं, नाम अभी मेरे जहन में आ जाता है, एंड्रयू टेट, ठीक है, ये बेसिकली LGBT के मुखालिफ हैं और ये इस्लाम की तारीफ़ कर रहे थे। मैं इंशाल्लाह शेयर भी कर दूंगी इसका लिंक, आपने सुना भी होगा। और उसने उसमें कहा था, उसने जब इस्लाम की तारीफ़ करते हुए कहा ना, उसने कहा जो इशू आएंगे ना उसका हल इस्लाम के पास होगा। उसके अंदर इसने एक बहुत बड़ी बात की थी, उसने कहा औरतें जो हैं वो अपनी फैमिली सिस्टम में अपने मर्दों की फरमाबरदार और इस पर हैप्पी हैं एंड दे आर प्रोडक्टिव। तो इसलिए मैं इसको ये नहीं करूँगी। ये दुरुस्त है, थोड़ी बहुत नौका झोंक चलती है, लेकिन माओं को भी पता होता है हमने बापों की लिमिट से, बाउंड्री से बाहर नहीं जाना। मैं जो है ना जनरल उसकी सिस्टम की बात कर रही हूँ। हाँ, जो ज़िशान ने जो मेंशन किया वो भी एक सिचुएशन तो है कि ऐसा, चूँकि फेमिनिज़म जब से फ़रोग़ पाई है और सोशल मीडिया पे लड़कियाँ जाती हैं, ज़ाहिर है वो देखती हैं बहुत सी चीज़ें, तो कभी कभी वो बाईपास तो करते हैं ख़वातीन उस अथॉरिटी को, समझ नहीं पाती, जिससे बच्चे के जहन में श्योरली वो अथॉरिटी चैलेंज होती है। तो ये भी एक अलमिया है। लेकिन मैं पर्सनली आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। आंटी ने जो बात की, आपने कहा ना अथॉरिटी होनी चाहिए, मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन ये मैं सवाल आप तीनों से ज़रूर पूछना चाहूँगा इसके बाद कि कितनी होनी चाहिए। यानी जैसे यहाँ लिखा है ना कि वो बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं आपकी बाउंड्रीज़ को और आपकी प्राइवेसी को, बट दे कुड बी सिबलिंग एज वेल, ज़रूरी नहीं है पेरेंट्स के बारे में लिखा है। मैंने जब भी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इन द नेम ऑफ लव, जी आप भी ज़िशान शायद रिलेट करें, मेरा ना एक बिलीफ था, स्ट्रॉन्ग बिलीफ बच्चों पे, अपने बच्चों पे, क्लास के बच्चों पे, 11 ग्रेड 10 ग्रेड के, यार ये मुझसे शदीद मोहब्बत करते हैं, विच इज़ ट्रू, और मेरी इज़्ज़त बहुत करते हैं, तो इन्हें ना अगर मैं इनके ओन पे छोड़ दूंगा
तो ये मेरी लाज रखते हुए ना कुछ ऐसी हरकत नहीं करें। और उन्होंने आपकी लाज नहीं रखी। और एवरी सिंगल टाइम दे लेट मी डाउन एंड मैं फिर क्या कहूँ अब उन्हें आके, जैसे मैंने ना उन्हें ऑडिटोरियम में खुला छोड़ दिया। मैंने कहा ये मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि कुछ नहीं करना, कोई चीज़ को हाथ नहीं लगाना। मैं बस आया, वापस आता था तो स्क्रीन उतरी होती थी या कोई प्रोजेक्टर में मसला हुआ था। आपने सिस्टम नहीं ना दिया, आपने मोहब्बत दी, आपने ट्रस्ट दिया, लेकिन आपने सिस्टम नहीं दिया। और ये मेरा ख्याल है आपके बिहाफ पे एक बहुत बड़ी ज्यादती थी कि आपने बेचारे छोटे से बच्चों को कहा जाओ अपना सिस्टम खुद बना लो। एग्जैक्टली, ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि समहाउ दे कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड मैनी थिंग्स। वाई? बिकॉज इसको साइकोलॉजिकली अगर मैं बताऊं तो दे आर मेकिंग देयर डिसीजन फ्रॉम एमिगडाला। एमिगडाला इज द इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन। आप बेहतर बताएंगे, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी डेवलप नहीं हुआ, उनको कॉन्सिक्वेंसेज नजर ही नहीं आ रहे। उन्हें समझ ही नहीं है कि अगर हमने सर अली को लेट डाउन किया तो उनको प्रिंसिपल पूछेगा कि तुमने छोड़ा क्यों इन्हें अकेला। उनको अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि उनका वो पर्सपेक्टिव ही नहीं है, ना वो विजुअलाइज कर सकते हैं उस चीज़ को। तो ये बात आंटी की मैं समझता हूँ ज़िशान दुरुस्त है कि आप नहीं खुला छोड़ सकते बच्चों को, बिकॉज दे हैव लेट मी डाउन बट आई लव देम। ये ऐसा ना हो कि मेरे को स्टूडेंट्स कहें कि सर हमने आपको लेट डाउन नहीं किया, ऐसी बात नहीं। आई अंडरस्टैंड कि वो जब सारे मिक्सअप होते हैं तो वो हो जाती हैं हरकतें। अली भाई एक्चुअली हम लोग मेरा ख्याल है कि स्पेसिफाई कर लें कि हम किन की बात करें, किस एज ग्रुप की बात करें, क्योंकि जब आता है ना कि ब्रीच ऑफ प्राइवेसी या इन्वेजन जो है वो फिर छोटे बच्चे के लिए और चीज है, टीनेजर्स के लिए और चीज है, ग्रोन अप के लिए, एडल्ट के लिए डिफरेंट है। यानी वी शुड स्पेसिफाई कि कहां हम अगर हमारे कल्चर में हम देखें ना तो मैं समझता हूँ पेरेंट्स ये रियलाइज नहीं करते कि बच्चा बड़ा हो गया। एग्जैक्टली, जैसे एक बच्चा मैरिड हो गया तो तब भी उसके हर डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट, हर बात मेरे से पूछ, हर बात में इन्वॉल्वमेंट। यानी वो ऐसे शो करते हैं जैसे शादी उसकी नहीं, शादी उनकी हुई है। यानी वो हर बात में जी इन्वॉल्वमेंट। तो मैं चाहता हूँ इस पे भी हम थोड़ा सा, ज़िशान स्टार्टिंग फ्रॉम यू। तो फिर मैं इसी बात को एक फ्रेज में सामने रख लेती हूँ ताकि हम उसका सही जवाब दे लें। मैंने कहा था अथॉरिटी तो नहीं जाने देनी ना, तो अथॉरिटी और ह्यूमैनिटी, उसका इंसान होना, ये साइड बाय साइड चल सकते हैं। क्वेश्चन मैंने रख दिया, अब जवाब दीजिए। आपने बहुत जो है ना वो ऐसी तार छेड़ दी है। देखें यहाँ पे ये जो आपने बात की ना कि हम जब शादी हो जाती है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि अब पेरेंटिंग के हम एक नेक्स्ट ईयर में एंटर हो गए। वालिदैन की बात तो मेरे ज़्यादती एतबार से तो नो डाउट के वालिदैन को, और समझदार वालिदैन, स्पेस देते भी हैं डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं। लेकिन आई थिंक कि एज चिल्ड्रन, एज मैरिड चिल्ड्रन, हमें ये बात समझनी चाहिए कि कुछ बातें जो कि हमें पहले शादी से पहले समझ नहीं आती थी, सही, वो हमें अगर अब समझ में आ गई हैं, तो हमें वालिदैन की जगह पे हम लोग वो उस चीज़ से रिलेट नहीं कर सकते जो वो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अक्सर जगहों पे आपको लगेगा कि शायद वो आपकी प्राइवेसी ब्रीच कर रहे हैं, लेकिन स्टिल एज अ रोल अल्लाह ने जो उनको बनाया वो तो आपका पेरेंट्स ही है। शायद वो आउट ऑफ कंसर्न कर रहे हैं, या आपका ख्याल रखने के लिए, आपका ख्याल रखने के लिए, या दैट इज देयर मैनिफेस्टेशन ऑफ योर लव। आप उनको जरूरत से ज्यादा टाइम दे रहे हैं, और क्यों ना टाइम दिया जाए। अब आप खुद देखें, इसको रेट्रोस्पेक्ट में देखें कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, क्या आपने ज्यादती नहीं की अपने वालिदैन के साथ बचपन में? कौन एंजल विद द रिंग है जो मुझे अभी तक मुझे याद आता है कि मैं तो अभी तक माफिया मांगता हूँ। कई ऐसी बेवकूफ़ाना हरकतें वो अब मुझे याद आती हैं। तो इसमें दोनों, आई थिंक देयर इज अ बैलेंस। मैं व्हाइल आई से दिस, मैं ये नहीं कहता कि कुछ पेरेंट्स ब्रीच नहीं करते, बल्कि बहुत ज्यादा ब्रीच करते हैं, व्हिच इज वेरी बैड, जो कि अगली नस्लों तक उसका असर जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, न्यूली मैरिड कपल्स को, या जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए अपने वालिदैन के साथ रहने, इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो आपके वालिदैन हैं और उनका बहरहाल एक हक है। और अगर आपको लग रहा है, एंड इन एनी केस इफ दे आर मिस्टेकन, कोई बात नहीं। अलीम, आप क्या कहेंगे कि एज ग्रुप के बारे में? मैं एक छोटी सी बात ऐड कर दूं। मैं एक कॉरपोरेशन में काम कर रहा था, हमारे डायरेक्टर थे, उनका एक जुमला मुझे आज तक नहीं भूलता। उन्होंने कहा कि बड़ों को बड़ा करना सीखें। यानी कि बड़ा है, कभी कभी आपको आउट ऑफ द वे जाके बड़ों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। आपको अपेरेंटली लग रहा होगा कि आप वो आउट ऑफ द वे जा रहे हैं, लेकिन दिस इज व्हाट दे एक्सपेक्ट, एंड आई थिंक दे हैव अ राइट टू एक्सपेक्ट इन सम वे और फॉर्म। सही है, सही है जी। अली भाई, एज के बारे में बात करने से पहले मैं ज़िशान भाई की बात में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह उन्होंने कहा कि वो डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स हैं,
मेरा अपना भी इसी तरह है कि फॉर एग्जांपल ड्राइविंग के दौरान अब्बू मेरे साथ बैठे हों, ही नोज कि मैं गाड़ी बड़ी अच्छी चला लेता हूँ, बट स्टिल वो मुझे बार बार कह रहे होते हैं कि बेटा तेज जा रहे हो, बेटा स्लो करो, एंड वल्लाही वो अपनी मोहब्बत की वजह से कह रहे होते हैं। अच्छा एक और बात, ही फील्स प्राउड एग्जैक्टली कि भाई मैं अपने बेटे की जिंदगी में दखील हूँ, तो उनको ये ऑनर वैसे लेने दीजिए, लेकिन यहाँ पर उनकी इस नीड को थोड़े से बड़े बन के, यहाँ पे ही नीड्स योर, आपकी मैच्योरिटी की जरूरत है, उनको ये बताएं कि ये और इसने मेरे से सुन लिया गया। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ना जो लोग भी हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये कि यार आप लोग एटलीस्ट ना अपने पेरेंट्स की नीयत पे शक न किया करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब वो कमजोरी में जा रहे हैं ना, तो फिर अब आप बड़े होने पे आ रहे हैं, जो जितना खैर खा होगा, जितना ताकतवर होगा, उतना जिम्मेदार होगा। यानी अब फौरन टॉक्सिसिटी का लेबल ना लगा लोग, ये तो कंट्रोलिंग हो गए हैं, टॉक्सिक हो गए हैं, तो थोड़ा सा समझें उनके पर्सपेक्टिव, क्योंकि नियत पे शक नहीं करना आपने उनको रूम देना कि यार ठीक है वो मेरे भले के लिए कह रहे हैं, आप नहीं मान रहे ना, फॉर एग्जांपल आपको वो बात नहीं हजम हो रही, आप चुप कर जाएं। लेकिन अच्छा, अब ये बहुत हार्ड राइट है, वो कैसे, ये बिल्कुल वही है कि वो ड्राइविंग हो रही है ना, तो वो जो नकम्मा ड्राइवर है उसको भी एक्सीडेंट से बचाना है, खुद को भी बचाना है। अल्लाह माफ़ करे, वही बात है कि जब कमज़ोरी आने लग जाती है, अथॉरिटी हाथ से जाती रहती है, तो ये तो फिनोमेनन जो है ना बड़ा नेचुरल है, और इससे हमारा भी वक्त आने वाला है, और बहुत सारा मुझ जैसों का तो वक्त आ ही रहा है, तो बड़ी जल्दी पता चल जाता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। तो अगेन जो है ना, इसी के लिए अल्लाह ने कहा था कि वक़्फ़िद लहुमा जनाहद्दुल, और मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ने जो अपने राइट्स के बाद पेरेंट्स के राइट का जिक्र किया ना, ये बहुत हार्ड चैलेंज है, और अल्लाह ने इसको देखें इबादत के वो उसके तौहीद के इकरार के बाद लेके आए, क्योंकि ये आजमाइश छोटी नहीं है। आप देखिए वही बात होती है ना कि आपको आइडियली कहा तो ये जाता है कि अम्मा, वो जो हम बड़ी पोस्ट्स वगैरह पढ़ते हैं ना कि वो तुमसे मैंने 10 दफ़ा तुमने बचपन में क्वेश्चन पूछा तो मैं हर जगह कहता था हाँ मेरी जान, और आज मैं तुमसे 4 दफ़ा पूछ रहा हूँ तो तुम कह रहे हो अब आप चुप नहीं कर सकते, वो बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी ना रिटोरिकल भी हैं, ठीक है। इस बात पे आ जाइए कि करना क्या चाहिए जब आप जिम्मेदार हो जाते हैं ना अपने उन फैसलों के जिन फैसलों का ताल्लुक माँ बाप से नहीं है, तो आप वहाँ पे लायबल भी होते हैं। अब वहाँ पे आप जो है ना फुलिश बिडिंग पे चलना शुरू कर दें, तो उसके बाद ना पेरेंट्स आपकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं और ना अल्लाह आपका एक्सक्यूज कबूल करता है, क्योंकि आप वहाँ पर एक सेन डिसीजन और एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन और डिसीजंस की ऑनरशिप लेने के लिए जिम्मेदार थे। तो वही बात है कि फिर ये वो हार्ड रोड आ गई है। बिल्कुल, फिर तो आपने टोटली अलग कर लिया ना, सिस्टम ही अलग। एग्जैक्टली। तो अली भाई एज ग्रुप्स के जो आप बात कर रहे थे ना, मैं इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। 1 to 7 यानी बच्चा जब पैदा हुआ है 7 ईयर्स तक, फिर 7 to 15 और 15 ईयर्स ऑनवर्ड। मैं समझता हूँ जब बच्चा पैदा होता है ना, तो बीइंग ए पेरेंट सबसे पहले तो हमें चीज़ समझने की ज़रूरत है ना कि बच्चा अल्लाह की अमानत है हमारे पास। मोस्टली हमारे पाकिस्तानी पेरेंट्स ये समझते हैं कि यार वो मेरा गुलाम है और वो मेरी उस पर 110% अथॉरिटी है टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ, टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ। तो ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि वो अल्लाह की अमानत है, मैंने उसको तरबियत अच्छी करनी है, अच्छा उसको बड़ा करना है और फिर मैंने अल्लाह के हवाले करना है उसको। ये एक अल्लाह ने मेरे से पूछना है इसके बारे में। तो जो फर्स्ट 7 ईयर्स है ना, मैं समझता हूँ पेरेंट्स को ना बच्चों के साथ दैट इज़ द एज ऑफ प्लेइंग, यानी उसमें ठीक है अथॉरिटी भी आपकी तो होती है, 100% होती है। जाहिर सी बात है, छोटा बच्चा तो नहीं कहता ना अब्बू आप मेरा ये पैम्पर इस तरह नहीं ऐसे चेंज करें या मुझे ना लगाएं पैम्पर फॉर एग्जांपल। तो तब तो अथॉरिटी है, उस टाइम में मैक्सिमम आपने प्ले ही करना है, आप डांटेंगे भी नहीं इतना ज़्यादा और आप वो मतलब बहुत ज़्यादा ही हर चीज़ से रोकेंगे भी नहीं। क्योंकि मैं एक ना डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें उन्होंने पेरेंटिंग के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई। वो कहते हैं देखें छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जो भी काम करने लगते हैं ना, हम उन्हें कहते हैं नो, डोंट टच दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। वो अपने अर्ली 3 और 4 ईयर्स में सुनते ही 90% नो है हर चीज़ का, कि इधर ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उनको बिल्कुल खुला छोड़ दें कि वो जाके इलेक्ट्रिसिटी के स्विच के अंदर उंगली दे दें, इट डजंट मीन दैट। लेकिन कहने का मतलब है जो चीज़ें परमिसिबल हैं, जो चीज़ें वो कर सकते हैं इजीली सेफ लाइन में रहते हुए। इसको मैं ऐड कर दूं ताकि ऑडियंस को पता लग जाए, एरिक एरिक्सन की 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट ज़रूर पढ़ें पेरेंटिंग के लिए। उसमें ना वो एक स्टेज बताता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो कहता है या इस एज ग्रुप में, और वो होती है 3 to 6 exactly. या उसमें आप बच्चे में गिल्ट पैदा कर देते हैं या उसमें इनिशिएटिव पैदा करते हैं। तो ये आपके वाली बात है, आप कंटिन्यू करें। अच्छा अब्दुल अलीम, आप ही की बात को जो आपने कहा ना कि 7 ईयर्स तक उनको खेलने दीजिए, अच्छा थोड़ा सा खेलने को डिफाइन कीजिए कि पेरेंट्स को पता लगे कि खेलने देने से क्या मुराद है, उसे क्या वो जिसको कहते हैं लिटरली खेलना मुराद है, नहीं उनकी फॉलीज को का पोर्शन ज्यादा रहेगा। अपनी एक्सपेक्टेशंस को लोअर रखिए, उनको गलतियां ज्यादा करें और उसको एक्सेप्ट करें। इसको खेलना कहिए, यानी फ्यूटिलिटी जो है ना जबरदस्त बहुत अच्छा एडिशन किया आंटी ने, क्योंकि इस एज में ना बच्चा बहुत सी चीजें एक्सप्लोर कर रहा होता है, सारी चीजें लर्न कर रहा होता है। तो एक तो ये एज होगी जिसमें आपने 1 to 7
उसके बाद 7 to 15 जो एज है ना, वो ही इज टर्निंग टुवर्ड्स मैच्योरिटी, अब वो एडल्टहुड की तरफ जा रहा है। और हमारे दीन ने भी ये कहा ना कि नमाज के हुक्म में भी कि पहले 7 साल तक आपने सिर्फ उसको तरगीब दिलानी है, ठीक है। तो 7 years ऑनवर्ड्स आप उसको ना मैनर्स और दीन और नॉलेज जो है ना प्रॉपर उसको टीच करना शुरू करें विद लव एंड हिकमा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट मतलब ये नहीं कि हमने डंडे से उसको कहना है यार पुत्र तू ये नहीं कर रहा तो ये क्यों नहीं कर रहा, तुझे मैंने कहा था तूने फजर उठ के पढ़नी है 7 साल के बच्चे को, तो वो नहीं उठा तो आपने 2-3 चपेटें लगा दी। तो मैं समझता हूँ ये गलत है। आपने 7 to 15 जेंटली एंड पोलाइटली यू हैव टू टीच देम मैनर्स, और उसके बाद दीन और जो चीज़ें आपको लगता है कि यार वो इजीली ग्रास्प कर सकता है वो चीज़ें। अच्छा, इसी को मैं कहूँगी कि ग्रेजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलीज कीजिए, ठीक है, और उसको उस तक जरा उसका बोझ ज्यादा जाने दीजिए। ये इसको मैं बताता हूँ, एजुकेशनिस्ट यू विल टेल मोर ज़िशान, इसको कहते हैं फॉर्मल, इसको कहते हैं रीजनिंग। बच्चे के साथ ना रीजनिंग प्रोसेस, जरा बच्चा बहुत आर्ग्यू करेगा। टीनेजर जो है ना, जो आप एज ग्रुप, वो उस जोन में है कि उसने नया नया आर्गूमेंट सीखा है, वो नई नई चीजें देख रहा है, उसका प्री फ्रंटल कोर्टेक्स डेवलप हो रहा है, तो दबा के आर्ग्यू करेगा आपसे। अब होता क्या है कि मदर्स और फादर्स जो है ना गुस्सा कर जाते हैं, इतना आर्ग्यू, ये इतना आर्ग्यू, बदतमीज, वो कहते हैं बदतमीज। एग्जैक्टली। तो ये 3 स्टेजेस उन्होंने जो बताई वो एजुकेशनिस्ट ने, कि नंबर 1 है इमिटेशन, नंबर 2 है रीजनिंग, नंबर 3 है फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। जबरदस्त। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उल्टा है, डायरेक्ट फॉर्मल इंस्ट्रक्शन पहले, और ये मैंने इस्लामिक स्कूल्स में भी अनफॉर्चुनेटली उल्टा ही देखा ज्यादातर। सबसे पहले फॉर्मल इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद कहीं जाके रीजनिंग है, इमिटेशन तो है ही नहीं। वो ना माँ का वो किरदार देखे ना, मदर को गुस्सा चढ़ रहा है, बच्चे ने सीखना आंटी ऐसे ही है, इसको तो बेहतर आप बता सकती हैं, और फादर को गुस्सा चढ़ता है, वो भी बच्चे ने सीखना, ये तो पैनिक कर जाते हैं। आपको पता है जो बैटरिंग फादर्स होते हैं, ये जो एग्रेसिव जो डोमेस्टिक वायलेंस का वो करते हैं, उनके बच्चे अमूमन जो है, हालांकि वो खुद विक्टिम रहे होते हैं बाप की एग्रेशन के, लेकिन आपको पता है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उनके यहाँ 90% चांसेस है कि वो भी बड़े होकर मारने वाले फादर बनेंगे। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसी को बात जैसे मोहम्मद अली आप कह रहे हैं ना, इसी को मैं थोड़ा सा, चूँकि मेरा थीसिस था ही इस्लामिक वेज ऑफ पेरेंटिंग और यूथ इश्यूज़ पे था, इस पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे काम करने की तौफीक दी। तो वो कुरान मजीद से जो रीइंफोर्समेंट का हमें सिस्टम मिलता है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो अभी आपने कहा कि हम वो फॉर्मल इंस्ट्रक्शन वाली तो बात आती ही नहीं है ना, उसमें अल्लाह ताला ने जो है ना आपकी जो सज़ा, या जिसको आप कहते हो कि नाउ टेक अ स्टेप, उसको अल्लाह ताला ने 3 दर्जों में लाए ना, कि सबसे पहले फ़ाइदू हुन्ना। अच्छा, फ़ाइजू हुन्ना में जो है ना, हम पेरेंट्स एक बात को बहुत इग्नोर कर जाते हैं। हमें लगता है कि अखबार में जैसे लिखी हुई चीज़ आती है ना, गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है कि आपने इस जगह पे कूड़ा फैलाया तो आपको 500 दिरहम का साइन हो जाएगा, तो शायद हम इस तरह की कोई बात कह देंगे तो बच्चे भी ऐसा कर लेंगे। ऐसे नहीं कर लेंगे। फ़ाइजू हुन्ना के लिए आपको सबसे पहले एक पेज पे आना पड़ता है, ठीक है। और वो जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर ये बात होती है कि आप जैसे अभी ज़ीशान आप शुरू में कह रहे थे ना कि जब तक मुझे ये नहीं यकीन हो जाता कि मेरी स्टूडेंट्स के साथ एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, तो मैं नहीं समझता कि आई कुड पुट समथिंग इन, ठीक है। तो ये जो फ़ाइज़ू होना है ना, इसमें क्वालिटी टाइम है, इसमें जो है बच्चों के लेवल पर आके और मेच्योरिटी के लेवल पे आके बच्चों के साथ बातचीत करके उनको इंटेलेक्चुअली उस पोजीशन में लाना जिसमें आप और वो दोनों एक असूल पे एग्री हो जाते हैं। जब आपने एग्री कर लिया कि दिस इज द सिस्टम, बच्चा भी एग्री हो गया, आप भी एग्री हो गए, उसके बाद अगला चलता है कॉन्सिक्वेंसेस सेट करना है। अच्छा, इसके लिए मुझे बड़ी ही फ़ायदा दिया सुपर नैनी, एक बड़ी ज़बरदस्त सी सीरीज़ है, मैंने बहुत देखी। और अल्लाह ने मुझे उससे बड़ा ही सिखाया। वो क्या करती है, वो जिस भी घर में उसको जो बुलाया जाता है ना, वो 4-5 दिन गुजारती है। जाते ही वो सबसे पहले एक चार्ट बना देती है, ये करना, ये करना, ये करना। ये वो चीज़ है जो फ़ायदू हुन्ना में आती है कि एक वो चीज़ जिस पर बच्चा भी एग्री है, मैं भी एग्री हूँ, ये काम ऐसे नहीं करना, रात के 8 बजे सो जाना है, कचरा नहीं मचाना, जो भी है एक चीज़ सेट होगी, उन एस्टैब्लिश कर लिया गया रूल्स को और उनको लिख के लगा दिया गया घर में। उसके बाद सिर्फ ये कहती है, पेरेंट्स को कहती है कि आप चूँकि डिसीजन मेकर भी हैं और सिस्टम मेकर भी है, तो आप ऐसा करें कि सी टू इट कि इट इज़ बीइंग वर्कड अपॉन। तो अब क्या है कि और साथ कॉन्सिक्वेंसेस तय कर देंगे, अगर आपने ये नहीं किया तो ये होगा। थोड़ा है, ज़्यादा भी है, बच्चों की नीड के मुताबिक जिसको भी हम कॉन्सिक्वेंसेस सेट करना है। कॉन्सिक्वेंसेस सेट करना आसान काम नहीं है, ये एक बड़ा सिस्टमेटिक काम है। हम टीचर्स को पता है, क्योंकि हम ये जब कागज़ों के वो पेट भर रहे होते हैं ना, तो हमें पता लगता है कि टीचिंग से कितना मुश्किल ज़्यादा ही काम। हाँ, अच्छा, तो वो हम बात कर रहे थे 3 स्टेजेस थी ना रीइंफोर्समेंट की, तो उसमें हमने सबसे पहले कहा था फ़ायदू हुन्ना है। उसके बाद हमने कहा था कि वहजुरूहुन्ना अनिल मज़ाजिअ,
ये एक डिसिप्लिनरी एक्शन है जो फैमिली के लिए है। ये वही वाली अर्रिजालु क़व्वामूना अलन-निसा, हाँ, जिसमें ख़वातीन के साथ जो है ना, तो देखिए जब बीवियाँ जो हैं आपके चार्ज में आती हैं तो औलाद तो भी तो वो तो है ही आपके चार्ज में, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने अहमियत दिया। फिर अल्लाह ताला कहते हैं वहजुरूहुन्ना अनिल मदाजी, यानी कॉन्सिक्वेंसेस सेट करो। अच्छा, और कॉन्सिक्वेंसेस सेट करने के लिए माँ और बाप दोनों को सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ता है, उसके बगैर कॉन्सिक्वेंसेस सेट नहीं होते। ठीक है, तो अगर आप इस काबिल हो जाए ना कि अपने आप को कंट्रोल कर ले, तो आपके बच्चे खुद ब खुद पपी डॉग की तरह कंट्रोल हो जाएंगे, बीवियाँ भी पपी डॉग की तरह कंट्रोल हो जाती हैं अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकें। खराबी यहाँ पे आती है, आप कहते हैं मैंने तो अपने आप को कंट्रोल नहीं करना, लेकिन तुम कर लो क्योंकि अल्लाह ने मुझे ये अथॉरिटी दी है। बाप भी यही करते हैं गलती। और तीसरी चीज़ अल्लाह ने कहा था वद्रिबूहुन, उनको सज़ा दो। अच्छा, अब सज़ा देना जो है ना, एक होती है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और एक होती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। हम पढ़ी लिखी दुनिया के अंदर बैठे हैं और लोगों के साथ डील कर रहे हैं, हमें अच्छी तरह पता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है और नेगेटिव क्या होती है। इसके सिलसिले में मेरे पास एक बहुत अच्छा हवाला है जिसको मैंने बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ किया था। एक अब्दुल्ला बिन हमदान की किताब थी जो मैंने अपने थीसिस में बहुत यूज़ की, वो तरबियत औलाद पर थी। और एक मैंने मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई साहब, मरहूम हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर रहमत करे, बहुत सीखा उनसे। वो ख़ास तौर पे सज़ा के सिस्टम को उन्होंने बड़ा अच्छा डिफ़ाइन किया। उन्होंने कहा सबसे पहली बात, अगर तो सज़ा जो है वो आपकी फ्रस्ट्रेशन का लेट आउट है ना, तो इसको आउट ऑफ क्वेश्चन कर दीजिए। बाप का ये मकाम नहीं है कि वो अपने गुस्से अपनी औलाद पे निकाले। ये अल्लाह ने बाप को ये मोहब्बत की किसी जगह पे वो नहीं मिलती। फिर उन्होंने कहा चल अब आ जाइए कि सज़ा बराए इस्लाह। अब सज़ा बराए इस्लाह पे उन्होंने कहा था 3 नमाजों का वक़्त डालिए सज़ा देने में। कोई भी सज़ा, आपने खाना ही बंद करना है, थप्पड़ लगाना है, जो है ठुकाई लगानी, कुछ भी, 3 नमाजों का वक्त डालें ताकि यू मेक श्योर कि आपके जज्बात एक तरफ हो चुके हैं और सिर्फ इस्लाह सामने आ गई है। उसके बाद उसने कहा था बैठ जाइए, बच्चे को बताइए मैंने आपको कितने चांसेस दिए, मैंने आपको कितनी क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ बताया था ये नहीं करना, यू फेल्ड मी एवरी टाइम, दिस इज़ द टाइम दैट आई थिंक कि ये सज़ा के बगैर गुजारा नहीं होगा और अब मैं आपको सज़ा देने लगा हूँ। और इसको ग्रेशियसली सज़ा दें। मैंने लफ्ज़ ग्रेशियसली का बोला है, हमारे दीन ने इसकी बड़ी लिमिटेशंस रखी हैं। चेहरे पे नहीं मारना, जो मर्जी कर लें, वो ह्यूमन भी है, इंडिविजुअल भी है, बाइज्जत भी है, उसका स्टेटस अपनी औलाद होने की वजह से कहीं से लूज नहीं हुआ। ठीक है, तो चेहरे पे नहीं मारना, ऐसी मार नहीं लगानी जिसका निशान पड़े, क्योंकि ये बाप है, कसाई नहीं है। ठीक है, बिल्कुल शौहर के लिए भी यही बात है। हमारे यहाँ शुरू चेहरे से होता है, हमारे यहाँ शुरू चेहरा, मुंह पे लगाऊंगा रख के, क्या होता है, हाँ, ये अल्लाह माफ करे। और ये है ऐसी बात नहीं करनी कि अल्लाह माफ़ करे, हमारे यहाँ तो चूँकि गालियाँ बहुत ही नॉम में होती हैं और बापों की ये शान का निशान होती हैं कि उनका जो दिल करता है बच्चों को क्या बदबख्त कह लिया, कमबख्त कह लिया। कमबख्त और बदबख्त और शैतान से बढ़ के घटिया गंदे, ये कितनी बड़ा गुनाह है, ये तो एक्यूजेशन है, ये बहतान है। इसको तो अल्लाह आपको नॉर्मल आदमी को इजाज़त नहीं दे रहे और आप तो बाप हैं। तो समझ जाइए, अगर आपने रिस्पेक्ट अपनी ना की तो आप औलाद से कैसे रिस्पेक्ट मांग सकते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो अल्लाह ने हमें पॉजिटिव जो रीइंफोर्समेंट का सिस्टम दिया है, ये सबसे पहले अपहोल्ड हमें करना चाहिए। और इसी में जिस तरह प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है, उसका मफहूम है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 चीज़ें और भी बताई थी, और इसमें ये भी स्पेसिफिकली बताया था कि अपनी औलाद को बद्दुआ ना दो। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि हो सकता है कबूल हो जाए, आपकी दुआ कबूल होगी, फिर आप कहेंगे मेरा बच्चा ख़राब हो गया 15 साल बाद जाके, तो हो सकता है वो आपकी बद्दुआ हो, जो आपने बचपन में वो छोटा था उससे में आपने आके उसको दे दी। तो ये बड़ी अच्छी आंटी ने एडिशन की है। अली भाई, बैक टू द एज ग्रुप जो मैं बताना चाह रहा था, आपने 3 चीज़ें बताई थी, इमिटेशन, रीजनिंग एंड फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, आप खुद देखें कि जो 1 to 7 ईयर्स है ना इनिशियल, वो उनमें देखें बच्चा आपको टोटली इमिटेट करता है। आप जो कर रहे हैं, आप अपनी वाइफ पे बोलेंगे ना ऊंची आवाज़ से, ही इज़ ऑब्जर्विंग, और वो उसे लगेगा कि मेरा कोई प्रॉब्लम आएगा ना तो मैं भी अपनी माँ पे ऐसे ही बोलूँगा तो फिर हल होगा, क्योंकि मेरी माँ भी डर गई थी फ़ौरन, उसने फ़ौरन से अपने शौहर की बात मान ली थी, तो अब मैं भी ऐसे करता हूँ तो वो मेरी माँ मेरी बात मान लेगी। ठीक है, तो इमिटेशन जो फर्स्ट 7 ईयर्स एंड दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने उसमें बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि आपके अपने अमाल ठीक होंगे तो बच्चे भी फिर अच्छी चीज़ कॉपी करेंगे। सेकंड जो रीजनिंग है, टीनेज, जब बच्चा टीनेज में एंटर होना शुरू होता है ना, फिर रीजनिंग है। आपसे बच्चा अगर सवाल पूछता है ना, तो ये आपकी खुशकिस्मती है वो आपसे सवाल पूछ रहा है। वही सवाल अगर आप उसे स्नब करेंगे 2-3 दफ़ा कि तुमने क्यों क्वेश्चन कर लिया, इवन अबाउट इस्लाम, इवन अबाउट, हम एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि पेरेंट्स ना खुद इक्विप नहीं होते नॉलेज से, दीन के भी और वैसे भी। जब बच्चा कोई ऐसा सवाल पूछता है ना, तो कहते हैं यार तुम्हारी हिम्मत के, तुम्हें किसने सिखाया ये, 2-3 लगा के वैसे डांट के ना उसे चुप करा देते हैं। वही बच्चा अपने स्कूल में जाके वही सवाल अपने क्लास फेलो से पूछता है, और वो क्लास फेलो अपनी एज के मुताबिक चैट बॉक्स में पूछता है, तो वो किसी और डायरेक्शन में उसको ले जाते हैं।
तो आपने जो रीजनिंग थी ना उसे आपने बंद किया और वो बच्चे के लिए और रास्ते खुल गए। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो 7 to 15 वाला टीनेज इसमें आ जाती है, तो आपको रीजनिंग बड़े प्यार से बड़े हौसले से बच्चे की बात सुननी है और उसको आपने गाइड करना है। अगर आपको खुद नॉलेज नहीं है तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं फस्अलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला ताअलमून, तो वो आप खुद सीखें। आप अभी से आप पेरेंट बन गए हैं ना, अगर जो पेरेंट्स नए बने हैं, आप यार प्रिपेयर करें अपने आप को कि मेरा बच्चा मेरे से सवाल पूछ सकता है, करंट अफेयर्स का पता होना चाहिए, यूथ या टीनेजर्स या बच्चे क्या करते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी का पता होना चाहिए आपको। तो आप इतनी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है ये आपकी, यानी सदका जारिया है कि आप चले गए इस दुनिया से, आपका नेक औलाद आपके लिए दुआ करती रही। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आप बगैर किसी नॉलेज के, बगैर रिसर्च के, बगैर ट्रेनिंग के करी जा रहे हैं। अब्दुल इतनी मुश्किल डिग्री हासिल करनी पड़ेगी अच्छा पेरेंट बनने के लिए। थोड़ा सा आपकी रीजनिंग की बात को लिमिट कर दूं, मुझे ये बात मुगीरा ने समझाई थी और शायद उन्होंने किसी बचपने में कह दी होगी। एक दिन मुझे कहने लगे कि अम्मी रीज़न एक दफ़ा देनी होती है और कन्विंस नहीं करना होता। देखिए मैं और आप बड़े हैं, मैं आपको रीज़न दे रही हूँ, आपको समझ ही नहीं आ रही है। अच्छा, तो ये है कि जो बंदा पर्सन ऑफ अथॉरिटी है ना, उसको एक दफ़ा रीज़न बतानी है, अच्छे तरीके से बतानी है। वो सब यूज़ कर लीजिए जो अभी आपने डिग्रीज का नाम लिया, चाहे साइकोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, सेल्फ डिसिप्लिन का कोर्स भी करना पड़ेगा, ट्रेनिंग, वो सब मैं इसको डाल लीजिए। लेकिन रीज़न एक दफ़ा देनी है, 2 दफ़ा देनी है, ठीक है। अपनी रिसर्च वगैरह भी आपने कर ली सब, उसके बावजूद भी अगर बच्चा नहीं ना सुन रहा तो इसका मतलब आपकी अथॉरिटी हाथ से नहीं गई। यू आर द फाइनल पर्सन इज डिसाइड हु इज द बॉस इन द होल। मैं आपको बताऊं, हमारी क्लासेस में जब हम पढ़ाते हैं तो वहाँ पे भी हमें ट्रेनिंग ये दी जाती है कि एक बात एस्टेब्लिश पहले लम्हे से करें। क्लास में दाखिल होते कि हु इज द बॉस और कहते हैं कि एक्ट, कहते हैं एक्ट लाइक अ फ्रेंड बट डोंट बी अ फ्रेंड। आप उनके फ्रेंड नहीं है, क्योंकि अगर आप उनके फ्रेंड बनेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आराम से आपके पर डाल देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑनर गोज साइड बाय साइड। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं चाहूँगा जिशान, इस पे आप भी रोशनी डालें। हाइपर क्रिटिकल, ये बड़ी एक शिकायत होती है बच्चों की कि जी हमें हर वक्त क्रिटिसाइज़ किया जाता है। मैं आपको अपनी भी मिसाल देता हूँ। अब मेरे वालिद अभी तक जो है ना वो अक्सर कहते हैं कि तुम्हारी बेगम तुमसे ज़्यादा अच्छी गाड़ी चलाती है, और कई बार कहते हैं वो बल्कि बैठना भी उनके साथ पसंद करते हैं। जब 2 गाड़ियां जा रही हैं वो कहते हैं मैं उधर बैठूंगा। तो देखें इस तरह वो और भी बड़ा कुछ कह जाते हैं, मुझे क्रिटिसाइज कर जाते हैं लेकिन उनकी तारीफ करते हैं। अब मैं तो इसको इंटरप्रेट कर जाता हूँ कि यार ये ना उनको शायद एक प्राउड मोमेंट लगता है कि मैं अपने बेटे को कर सकता हूँ एग्जैक्टली, और इस जो है ना मैं ये कह सकता हूँ। मैं इसको सही इंटरप्रेट कर गया। मैंने आज तक नहीं कहा यार ये टॉक्सिक, अल्लाह माफ़ करे, या ये इतना क्रिटिक क्यों है, मेरी बेगम के सामने मेरी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, नहीं। मैं इसको बहुत लाइट लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक है मेरा मामला। लेकिन टीनेजर उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो इसको लाइट ले ले या इंटरप्रेट कर ले। व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस ओवर क्रिटिकल? इसमें मैं दोनों को ही एडवाइस करूँगा कि पेरेंट्स जो कि टीनेजर के पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि बीइंग ओवर क्रिटिकल कैन डू अ परमानेंट डैमेज। सही, ठीक है। और परमानेंट देखें इमोशनल डैमेज जो है ना इट कांट बी अनडन, और उसके रेपरिकॉशंस बड़े लॉन्ग टर्म होते हैं। ऑन द अदर हैंड बच्चों को प्यार मोहब्बत से समझाएं कि मतलब बच्चे भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि एट द एंड ऑफ द डे देयर पेरेंट्स आर ह्यूमंस, गिव देम अ बेनिफिट ऑफ डाउट। वो अपने दोस्तों को बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, कजनों को दे सकते हैं कि चल यार कोई बात नहीं, तो फिर चलें अबू कोई बात नहीं। हालांकि आई नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक पूरा पैकेज है। इट्स नॉट कि दोनों को समझना है। ज़ीशान इसी बात को कहूँगी, हमसाए से और दोस्त से तो आपने कह दिया, जैसे अभी आपने कहा ना, उनके लिए तो आपको अपनी ज़ुबान की हिफाजत करनी है और आपको उस हुक्म पर चलने वाला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, वो बात ही नहीं करनी जिसका आपको पता नहीं, यू आर नॉट श्योर अबाउट। इन्न सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। क्या बीवी और औलाद के मामले में ये सारे जो हदायत हैं ये पसे पुश चली जाती हैं? ऐसा नहीं है। तो ये जो ज़ुबान है ना, इसकी वो जो बात है अल्लाह के यहाँ इसकी पूछ है, औलाद को कहना है। और आप सबसे पहले आप औलाद से उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट छीन रहे हैं, जो आप उसको ह्यूमन और इंडिविजुअल नहीं समझ रहे हैं। तो अपनी ज़ुबान को कंट्रोल कर लीजिए। इनमें से ये कमबख्त या शैतान या वो ढीठ या वो, इन सब की सवाल अल्लाह से होना है। क्योंकि जैसे अभी अब्दुल अलीम कह रहे थे, हम माँ बाप समझते हैं दुनिया में हम इनको ले आए तो शायद ये पीस ऑफ प्रॉपर्टी बन गए, ऐसा नहीं। अगली जो बात यहाँ पे है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ क्विकली हम इस पे, क्योंकि टाइम भी थोड़ा शॉर्ट है, मैंने और भी चीज़ें डिस्कस करनी है। ये कि दे आर ओवर पोजेसिव एंड ओवर कंट्रोलिंग टॉक्सिक पीपल।
तो ओवर कंट्रोलिंग से क्या मुराद है, ओवर पोजेसिव से क्या मुराद है, इस पे रोशनी चाहता हूँ आप तीनों. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज? देखिए, ओवर कंट्रोलिंग, ओवर पोजेसिव का मतलब खुद है कि वो खुद इमोशनली स्टेबल नहीं है. ओवर पोजेसिव होने का क्या मतलब है? यानी कि वो एक, मैं तो समझता हूँ कि ये एक अटेंशन गेनिंग टैक्टिक है जो कि शायद वो जानबूझ के नहीं कर ले, बट बिकॉज दे आर नॉट इमोशनली स्टेबल, उनको महसूस होता है कि उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए अगर वो ओवर पोजेसिव होंगे तो अपेरेंटली वो अगले का भला कर रहे हैं, हालांकि वो अगले का भला नहीं कर रहे हैं. तो मैं तो इसको इस जाविये से देखता हूँ. अली भाई, जो आपने क्रिटिसिज्म वाली बात की थी ना, हाइपर क्रिटिसिज्म वाली, उसमें मैं ना एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि चूँकि पेरेंट्स की अथॉरिटी है ना, तो उन्होंने करेक्ट भी करना है. लेकिन ना होता ये है कि पेरेंट्स यूजुअली जब क्रिटिसाइज करते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो उसका तरीका बहुत गलत होता है. यानी फॉर एग्जांपल मुझे करेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं बड़ा हूँ घर में, फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा हूँ, सब छोटे बहन भाई के सामने मुझे करेक्ट कर रहे हैं, मुझे अच्छा खासा बुरा भला कह रहे हैं कि तुम नालायक हो, तुम किसी काम के नहीं हो. तो आपको क्या लगता है, छोटे बहन भाई, मेरी भी तो उन पर अथॉरिटी है ना एक लेवल की, अप टू सम एक्सटेंट, तो वो क्या मुझे कबूल करेंगे कि हमारा बड़ा भाई है हमारा? और ये बहुत कम, मैंने बहुत से लोगों से कंप्लेन सुनी है, टीनेजर्स से भी और एडल्ट से भी. वो कहते हैं हमारे घर में हमारा मुकाम ही नहीं है, हमारी कोई इज्जत ही नहीं, हमारी इज्जत ही नहीं है. उसकी वजह आपने करेक्ट करना है, बच्चे को बुलाएं, अकेले रूम में चले जाएं, प्यार से, जैसे भी आपने करना है, जो भी आपका तरीका है, लेकिन आप अच्छे तरीके से अलहदा होकर करें. सेल्फ रिस्पेक्ट, जो आंटी भी कह रही थी, बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सलमान आसिफ सिद्दीकी वो एक बात बड़ी अच्छी करते होते हैं, कहते हैं कि वो एक हदीस है ना कि तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो. तो वो कहते हैं कि क्या आपका बच्चा मुसलमान नहीं है? जबरदस्त, वो भी तो इंसान है ना, उसकी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है बिल्कुल एक्चुअली. और फॉर एग्जांपल देखें, अली भाई, बड़ा कॉमन चीज़ है हमारे, फॉर एग्जांपल आप बैठे हैं, मेरे से बड़े हैं, मैं कहीं से भी बाहर से आता हूँ, मैं क्या कहूँगा कि अली भाई यार उठें यार यहाँ से, ज़रा मुझे जगह दे दें. अदब के खिलाफ बात है ना. हम बच्चे को रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहे, जबकि छोटे बच्चे को 3-4 साल है, जो भी उसकी एज, हम कहते हैं यार इसकी तो कोई वैल्यू नहीं, चल पुत्र उठ साइड, तो मैंने बैठना आके. और मैं आपको बताऊं, रिस्पेक्ट दिए बगैर आप रिस्पेक्ट ले नहीं सकते. रिस्पेक्ट एंड लव बोथ आर अर्न्ड. बल्कि मैं आपको ये बात, सॉरी अब्दुल्ला, मैं आपको काट रही हूँ, मैंने अपने जब बच्चों से बहुत ही कोई टफ पिल जो है ना उनसे निकलवानी होती है ना, तो आई गेट ओवर रिस्पेक्टफुल. एग्जैक्टली, क्योंकि ओनली देन आई कैन बाउंड देम इन दिस सिस्टम, अदरवाइज तो होता ही नहीं. एक डीएसपी साहब हैं, उन्होंने मुझे बड़ी प्यारी बात बताई. तो उन्होंने कहा कि ना मेरे इसमें ना कॉन्फिडेंस में माशाल्लाह इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही कॉन्फिडेंट. मेरे दोस्त भी हैं, कहते हैं मेरे ना इस कॉन्फिडेंस में मेरे वालिद का बहुत रोल. सुभान अल्लाह. मैं इनका कैसे, बचपन से कहते हैं, वो मुझे कहते थे ए मेरा मुंडा साहब है, साहब, बस ये एक वर्ड कहते हैं, ये साहब है. बस जब ये आए ना, कहते हैं मुझे सर्व करना, मुझे बिठाना, अपने प्यार करना, कहते हैं वो साहब का वर्ड ऐसा मेरे वहाँ बैठा है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को साहब फील करता हूँ. मोहम्मद अली, सैयदा फातिमा आती थी ना, तो अल्लाह के रसूल अपनी चादर बिछा देते थे, अपनी जगह से उठ के माथे को चूमते थे. तो यही बात है अली भाई कि हमें ना एक तो उनको रिस्पेक्ट देनी है और आपने मोहब्बत अर्न करनी है. नॉर्मली हमारे कल्चर में पता क्या होता है, पेरेंट्स कहते हैं कि यार तुम ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे पे फर्ज है तुमने मेरी बात करनी. फिर कुरान की आयत भी कोट करते हैं. जी, वो सब अपनी जगह पे है, अल्लाह ने हुक्म दिए हुए हैं. लेकिन क्या ऐसा पेरेंट्स ब्लैकमेल कर सकते हैं अपने बच्चों को कि नहीं हमने आपके सामने अच्छा रोल मॉडल नहीं बन सके, हम सारी ज़िंदगी हमने अपने मसले मसाइल लड़ाइयों से और ऊंचा बोल के हल किए, लेकिन आप लोग जो हो ना, आप लोग नहीं अब कर सकते. तो मैं समझता हूँ कि ना रिस्पेक्ट दें, उनको मोहब्बत दें, फिर आप में जब कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो जाएगा, मोहब्बत बन जाएगी, आप लोगों का अच्छा रिलेशनशिप होगा, बाप का बेटे से, माँ का बेटियों से, तो वो जो मसले मसाइल हम बहुत से डिस्कस कर रहे हैं ना, उनकी रूट ही ख़त्म हो जाएगी. अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ की तरफ शुरू में आऊँगी. हमारे जो बच्चे ये सुन रहे हैं हमारी डिस्कशन, तो वो बहुत ही खुश हो रहे होंगे कि आज अम्मा अब्बा की तो ठीक हो रही है ना. लेकिन थोड़ा सा इस बात को बात कर लें कि बात ये होती है कि हम क्यों वालिदैन को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं. सबसे पहले हम जिस एज ग्रुप को हमने टारगेट किया, ये हम टीनेजर्स को ले रहे हैं, जो नासमझी की एज है, जो ज़्यादा वल्नरेबल है. ठीक है, उसमें ये है कि जब पेरेंट्स को अल्लाह ताला ऑनर देते हैं, तो ऑनर के साथ आपको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. तो हम पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि दे आर ग्रोन अप, दे आर सक्सेसफुल. जो उनके वो जो छोटे बच्चे हैं, वो तो बेचारे अभी प्रोसेस में है ना. तो ये इस बात को भी हमें समझना चाहिए. जहाँ तक बच्चों की बात है, ये बच्चों को भी समझ लेनी चाहिए बात. कहते हैं कि यू बॉर्न पुअर, that was your fate, but you die poor, that is your crime. तो बात ये है कि आपको ये जो सारे मिल रहे हैं ना एजेस, ये सिर्फ आपको छोटे होने तक मिल रहे हैं. आपको इस बात का बड़ा एहसास है. मैं इंडिविजुअल हूँ और हम भी यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि रिस्पेक्ट दो उनको, फाइन. जैसे ही आप इंडिविजुअल बन जाते हैं ना, और आपको एक पोजीशन मिल जाती है, एक ग्रोन अप की और एक एडल्ट की,
तो वहीं पर आप पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे ही आ जा on your सकती है। own. हाँ, और बात यह है कि अब ठीक है, फादर से पूछा जाएगा कि उन्होंने क्यों नहीं जुबान का ख्याल किया, जैसे आप कह रहे थे ना मनसरी मल मुस्लिम, कि वो सारी बातें दुरुस्त है, लेकिन इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि आप छूट गए, आप छूट गए। और आपकी अकल है इतनी, आप अपनी पढ़ाई की दुनिया में अपने दोस्तों के साथ बहुत जिम्मेदार एक्ट करते हैं, अपने कजन्स के साथ आपको अच्छी तरह पता है मैंने अपनी इस पोजीशन को कैसे एस्टैब्लिश करना है और मैंने कैसे अपनी रिस्पेक्ट को खराब नहीं होने देना, तो यहाँ पर भी आपकी वही जिम्मेदारी है। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दे कम्प्लीटली डिसमिस यू एंड योर फीलिंग्स। इसमें ना मैं एक छोटा सा पेरेंट्स के बच्चे, पेरेंट्स मतलब टॉक्सिक पीपल, दे कुड बी पेरेंट्स, दे कुड बी सिबलिंग्स, दे कुड बी हस्बैंड, तो ये बच्चे भी तो ये काम करते हैं ना। जी, लेकिन मैं इसमें ना चाहूँगा आपको एक वाकया सुनाऊँ आंखों देखा। एक बार मुझे कहीं बुलाया कुछ पेरेंट्स ने कि काउंसलिंग करें बच्चे की। बच्चा था कोई 14-15 साल का, पढ़ता नहीं था, कहता था मैं नालायक हूँ, ग्रेड्स नहीं अच्छे, ये वो। बहरहाल मैंने अभी उसको सुनना शुरू किया। मज़े की बात, यू वॉन्ट बिलीव कि वालिद बाहर कान लगा के सुन रहे हैं। मैंने उनका आप ना ज़रा चले जाएं। वालिद बाहर कान लगा के सुन रहे हैं। मुझे कैसे पता लगा कि बच्चा ना मुझे अब बता रहा कि ऐसे होता है। एकदम वालिद दरवाज़ा खोल के आया, झूठ कहते हैं, झूठ बोल रहा है। मैंने कहा ओह माय गॉड, बाहर खड़े एकदम अंदर अदम तहफ्फुज़ के एहसास का शिकार गया। मैंने कहा बच्चे को मैंने कॉन्फिडेंस दिया था कि खुल के मुझे बताओ, एकदम वो है झूठ बोल रहा है। ये मेरी आंखों देखा वाकई। तो अक्सर निशान ऐसे होता है कि वाकई यार देखें, है तो इंसान ही ना। आप जब टोटली डिसमिस कर दें अपनी औलाद को कि नहीं ये तो बच्चा है, इसको क्या पता है, तो बेवकूफ़ है। स्पेशली लड़कियों को ये बड़ा मसला आता है रिश्तों के मामले। अब कोई खातून है, उसको नहीं पसंद कोई भाई, आप ज़बरदस्ती जो है, देखे ना हदीस में आता है कि ज़बरदस्ती की तो वो है ही नहीं, वो तो निकाह इनवैलिड है कि आपने पूछा ही नहीं उससे। दूसरा ये मैं तुम्हारा खैर खाऊं लिहाजा लाजिम तुमने ये बात माननी। तो ये बड़ी शिकायत आती है सिस्टर से कि हमारे पेरेंट्स हमारी बात ही नहीं समझते, हमें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? डिसमिस व्हेन योर फीलिंग्स आर डिसमिस्ड कंप्लीटली। एम्पैथी मैं समझता हूँ एक ऐसी यूनिवर्सल, हम अक्सर कहते हैं ना कि ये 21st सेंचुरी स्किल्स होनी चाहिए। मैं समझता हूँ एम्पैथी ऐसी एक यूनिवर्सल स्किल है। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। हदीस में आता है, नबी, एक आपको मशहूर वाक़या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ मस्जिद नबवी में थे। एक बद्दू आया, उसने मस्जिद नबवी के अंदर पेशाब करना शुरू कर दिया। अब एट द फेस ऑफ इट एक एक्सपेक्टेड इसका रिस्पांस था जो कि सहाबा ने देने की कोशिश की। लेकिन अगर हम गौर करें कि वो क्या चीज़ थी जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोच कर उसको वो करने दिया, यानी कि ही एम्पैथाइज्ड कि वो बद्दू है, यानी कि द फैक्ट कि ये एक एम्पैथी का। और मैं आपको बताऊं कि ये एक इस तरह की चीज़ है, आप एक दफ़ा एक्सरसाइज कर लें, ये आपका पूरा परसेप्शन चेंज कर देती है। तो आई थिंक एम्पैथी, टू एम्पैथाइज, टू हैव द एबिलिटी टू एम्पैथाइज इज द नीड ऑफ द आवर। और ये एक यूनिवर्सल स्किल है, ये 21st सेंचुरी स्किल। अच्छा, ये स्टीफन कॉवे भी तो यही कहता है ना, वो जो कहता है कि जब तक आप एक पेज पे नहीं होते। अच्छा, एक बात अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हो रही थी, उसमें हम कह रहे थे ना कि पेरेंट्स बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं ना। अच्छा, उसके पीछे एक पेरेंट्स की साइकी भी है, दे डोंट वांट देयर चिल्ड्रन टू मेक अ मिस्टेक। मैंने ये किया था तो मेरे साथ ये हुआ था, लेकिन मैं आपको बताऊं, you deprive them the opportunity of learning and that was very costly and very precious opportunity। जो गलती करके इंसान सीखता वो कभी भी नहीं सीखता। तो मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स को बहुत graciously, बहुत magnanimously should be there to let them make the mistake and help them to correct it, not to correct it themselves, help them to correct it, to give them, to empower them। दूसरी बात है अली भाई, जिस तरह ज़ीशान भाई भी कह रहे थे ना, एम्पैथी एक बहुत अच्छा स्किल है, यूनिवर्सल स्किल है हमेशा से, नॉट स्पेसिफिक इन दिस टाइम। एक हदीस भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह रफ़ीक़ुन युहिब्बुर रिफ़्क़, अल्लाह ताला नरम मिजाज है और नरमी को पसंद करता है। अच्छा, ये मेरी फेवरेट हदीस है क्योंकि मैं इसको अपनी टीम का भी, मैं चूँकि हेड हूँ तो मैं उनमें भी ये चीज़ देखता हूँ कि हदीस में है कि अल्लाह ताला नरम मिजाज है और नरमी को पसंद करते हैं, और अल्लाह ताला नरमी से जो चीज़ अता करते हैं ना, वो सख्ती से नहीं अता करते। ये देखें, ये क्यों, मैं तो समझता हूँ इसको घर में ना प्रिंट करा के बड़ा सारा लगा लेना चाहिए दीवार पे, ताकि बार बार हमें रिमाइंडर मिले। हम जब भी उनके फीलिंग्स को रिजेक्ट कर रहे हैं या उनको करेक्ट कर रहे हैं, हमें नरमी का पहलू किसी सूरत हाथ से नहीं जाने देना। दूसरी हदीस में आता है कि जिस भी चीज़ में नरमी दाखिल हो जाती है ना, उसे खूबसूरत बना देती है। अली भाई, आपकी इजाज़त के साथ आंटी से मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, क्या पेरेंट्स टीनेजर्स का फ़ोन चेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड टीनेजर्स का मैं समझती हूँ कि टीनेजर्स जो है ना, वो इतनी वल्नरेबल एज पे होते हैं
कि पेरेंट्स को अगर आपने कह दिया ना कि उनको लेट लूज कर दें तो उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। मैं आपको सही, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, हो सकता है कुछ में रुश्त आपको ऐसा नज़र आ जाए जो बड़ा ही एक्सेप्शनल हो। मुझे वैसे अपने 6 बच्चों में से किसी में ऐसा रुश्त नज़र नहीं आया। इट टेक्स टाइम, स्पेशली हम लोग तो अपने बच्चों को बहुत डिपेंडेंट रखते हैं। शायद किसी हम भी बड़े ऐसे मुआशरे से ताल्लुक़ रखते होते हैं जहाँ पे बच्चों को बड़ी एम्पावरमेंट मिलती है और बड़ी उनको डिसीजन मेकिंग की आज़ादी है और उनकी बड़ी अच्छी वो की जाती है, ग्रूमिंग की जाती है, तो शायद ऐसा हो जाता। तो मैं ये समझती हूँ कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि उनकी कोई प्राइवेसी नहीं है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि उनको कोई डिसीजन मेकिंग का इख्तियार नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि पेरेंट्स हैव टू बी देयर। आंटी, मैं बीच में थोड़ा सा कता कलामी माफ़, ये एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कर दूँ, क्या बच्चे वालिदैन को ये कह सकते हैं कि वी आर ऑन आवर ओन? कि मतलब ये इसी से ताल्लुक़ है ना, क्योंकि आपने कहा कि हम ये समझते हैं, तो लेकिन रेट्रोस्पेक्ट में देखें तो बच्चों का ये रवैया मिलता है कि वी आर ऑन आवर ओन। तो मतलब अगर आप ये बात को, अगर आप इसकी सैंक्टिटी चाहते हैं ना कि बच्चे ये कह सकें कि भाई मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरे सारे राइट्स हैं, तो फिर एक बात है, अगर बच्चा यहाँ तक पहुँच गया है ना तो फिर उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद उठानी पड़ेगी। देखिए, ऑनर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो साइड बाय साइड। अब ये नहीं कर सकते कि मर्जी तो मैं करूँगा, ठीक है, खर्चे भी आप बर्दाश्त करेंगे, मेरे नुकसानात की जिम्मेदारी भी आप उठाएंगे, बाकी मर्जी मैं करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्या बच्चा इतना सेंसिबल है कि वो उन दो चीज़ों को डिस्टिंग्विश कर सके? अब ये आपने देखना है कि अब अगर तो बच्चा यहाँ पे तैयार हो, और आप ये देखें कि ये हमारे सामने जो रियलिटी शोज़ में अमूमन बच्चों के केसेस आते हैं उन सब में ये होता है, मैंने माँ से उसका ATM कार्ड मांगा, उसने मुझे नहीं दिया, लेकिन मैं अपने फैसले करने में आज़ाद हूँ। तो उसने वो, मुझे बड़ा अच्छा उसका शो का याद है, वो जो कंडक्ट करा रहा था ना, उसने कहा था तुमने माँ से क्यों मांगा ATM कार्ड, तुम्हारी माँ को तुम्हें देने की पाबंद नहीं है। नहीं, मैंने तो इतना, मैं जेब खर्च मांग रही थी, उसने तो दिया ही नहीं। तो बात ये कि इनको समझ लीजिए, हम दोबारा इस बात को करेंगे, ऑनर एज वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन एक पहलू अलीम है ना कि देखें, आप चेक करें लेकिन ह्यूमिलिएट ना करें ना। जी अली भाई, मैं समझता हूँ कि टीनेजर्स का ना फ़ोन चेक कर लेना चाहिए, लेकिन उनके सामने इंसल्टिंग वेज में क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं, जो बड़ा कॉमन एक है ना जुमला हमारे माशरे में, यार अपना फ़ोन दिखाओ, तुम किससे बात करते रहते हो सारा दिन, अपना फ़ोन तो दिखाओ जरा, तुम्हारे कौन कौन फ्रेंड्स हैं। आपके बात करने के स्टाइल से ना आपने उस पर अटैक किया और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो ख़त्म कर दिया आपने, ठीक है। और लिटरली अली भाई बच्चे फील करते हैं ये, क्योंकि हम लोग भी गुजर के आए इन फेजेस से, तो बच्चे, हम लोग ना बाज़ वक़्त बीइंग ए पेरेंट्स समझते हैं कि यार बच्चे नहीं, उसकी क्या फीलिंग है यार, छोटा सा बच्चा है अभी, ये तो मतलब उसकी कोई फीलिंग ही नहीं है। बच्चे सब फील करते हैं। नहीं, और ज़िशान भाई ने जो बात बताई ना कि इमोशनल जो ट्रॉमा होता है ना वो लाइफ लॉन्ग होता है, फिर वही ट्रॉमा जब वो बड़ा होकर उसकी शादी होगी ना तो वो फिर आगे भी ट्रांसफर करेगा अपने, अगर वो समझदार ना हुआ ना तो वो आगे भी उसको लेके साथ जाएगा। अली भाई, आप ही की इजाज़त से एक और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको, क्या वालिदैन बच्चों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं? सुभान अल्लाह। और अगर नहीं तो क्यों नहीं? आप मुझे कन्विंस करें, आई नीड अ रैशनल। मेरे तो ख्याल ये बहुत डिस्ट्रक्टिव है, और हमारे कल्चर में मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स अराइज बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेंज थिंग कि ना आप अपने बच्चे की ना इंटेलिजेंस समझते हैं, ना उसकी पर्सनालिटी समझते हैं, ना आपने कभी उसका पर्सनालिटी टेस्ट कराया, ना जहमत की PTC पे जाने की, पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस पे, कि टीचर कुछ बता दे, और यू आर कॉन्स्टेंटली बम्बार्डिंग योर चाइल्ड विद द कजन्स एग्जाम्पल, उसके इतने ग्रेड्स आ गए, उसका एडमिशन यहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो बच्चा उसकी शख्सियत ख़त्म कर देते हैं आप, क्योंकि आपने पहले ही उसका एक एग्जाम्पल खड़ा कर दी और उसकी एक मिसाल खड़ी कर दी। लेकिन ये है कि बच्चा खुद देखे कि मैंने अपने आप को किससे कंपेयर करना है, ये लेकिन मेरे ख्याल आंटी इसमें ज़्यादा ट्रेनिंग के बाद ही होगा ना अली भाई, ये तो जब बच्चा ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि बच्चे को एक चांस दिया जाए। मैं समझता हूँ कि जो कंपैरिजन है ना वो डिफरेंट तरह का है। एक होता है कंपैरिजन विद सेल्फ, विद देयर ओन सेल्फ। पेरेंट्स अपने से कंपेयर कर रहे होते हैं कि यार तुम्हें पता है कि जब मैं 10 साल का 12 साल का था ना, मैं 50 किलो की बोरी अपनी कमर पे उठा लेता था। बच्चे से चाहे 5 किलो ना उठाया जाता हो, लेकिन एक तो ये कंपैरिजन है। फिर दूसरा कंपैरिजन है कि सिबलिंग्स के साथ कंपैरिजन। देखो तुम्हारा भाई जो है वो तो 99% 100% मार्क्स लेके आता है, तुम 70% पे आते हो, 80% पे रहते हो। अच्छा, इसकी वजह से ना अली भाई इतना डैमेज ये होता है कि जो खासतौर पे सिबलिंग्स में बच्चे बहन भाई इतने नफरत करना शुरू हो जाते हैं एक दूसरे से। मेरे पास एक वाकया रियल लाइफ इंसिडेंट है, किसी काउंसलर ने शेयर किया था मेरे से। वो कहते हैं कि मेरे पास ना एक मदर अपने 2 बच्चों को, बेटों के लेके आई मेरे पास। वो आगे कहती हैं कि ना ये दोनों ना बहुत एक दूसरे से लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा ना नफरत करते हैं एक दूसरे से। तो कहते हैं मैंने मदर को बाहर भेजा और मैंने उनको बारी बारी बुला के पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। कहते हैं जो बच्चा बहुत नफरत करता था ना, वो कहता था कि आपको पता है कि मेरी अम्मी हर वक्त मुझे कहती रहती हैं देखो तुम अपने भाई जैसे नहीं, वो कितना अच्छा है, वो ये करता है, उसकी 100 क्वालिटीज़ गिनाती हैं।
वो कहता है कि मैं इस स्टेज पे आ गया था कि मेरे पास गन होती तो मैं अपने भाई को मार देता। अल्लाह, ये डैमेज है, दिस इज अ डैमेज वी आर डूइंग। तीसरा मैं समझता हूँ कि क्लासमेट्स के साथ कंपैरिजन। यार ग्रेड देखें, अल्लाह ताला ने, ठीक है हमारे दुनियावी ग्रेड्स हैं, सारा कुछ है, स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए हुए हैं। क्या अल्लाह ताला ने आपको 5 बच्चे, पांचों के पांचों डॉक्टर बनाने के लिए दिए थे? कि पांचों को सेम ग्रेड्स दे के भेजे थे? एक में एक क्वालिटी है, दूसरे में दूसरी क्वालिटी। सहाबा में देखें कितनी बड़ी हमें वो मिलती है, वैरायटी मिलती है। हर सहाबी एक स्पेसिफिक, उसका हजरत खालिद बिन वलीद थे, अब उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो नहीं कहा कि तुमने अब इन सहाबा को पढ़ाना बैठ के स्पेसिफिकली, अबू हुरैरा की तरह। तो ये हमें समझना चाहिए कि अल्लाह ने हर बंदा, हर बच्चा, हर इंसान डिफरेंट पैदा किया है कैपेबिलिटीज के साथ। इसमें बड़ा मज़े का मुझे एक चीज़ भी याद आ गई काउंसलिंग केस के दौरान, वो मेरी भी हंसी छूट गई जब उन्होंने बताया कि ना हम आज तक यही सुनते आए हैं कि फलाने कैसे हैं। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि बचपन में मुझे याद है कि वालिद साहब कहते थे तुम्हारे फलाने कज़न जो है ना, उनकी खूबसूरती की मिसाल, ये खूबसूरत बड़े हैं, और दूसरा उनकी इंटेलिजेंस की मिसाल। कहते अच्छा, उसके बाद एक और कंपैरिजन शुरू हुआ और वो था जी कि उनके सलीके की मिसाल। जब हम थोड़ा सा बड़े हुए कि वो फलाने के बच्चे तो इतने सलीका शुआर है, कहते उसके बाद हमारी शादियां हो गई, हम कमाने लग गए, तो नया कंपैरिजन आया फलाने की तनख्वाहें। यानी हर स्टेज पे कंपैरिजन मौजूद था, शुरू में खूबसूरती का और इंटेलिजेंस का, फिर जो है सलीके का, उसके बाद जो है तनख्वाहों का कंपैरिजन। तो उन्होंने कहा हम तो सारी उम्र कंपैरिजन ही कराते आए हैं। कंपैरिजन में फिर बच्चे फिर ना, अली भाई देखें, एक बीइंग ए चाइल्ड, अगर हम अपनी लाइफ भी देखें ना, बच्चे का सबसे पहले जिससे उसकी मोहब्बत होती है ना बच्चे को, वो उसके माँ बाप हैं। और सलमान सिद्दीकी ने एक बड़ी अच्छी बात की थी उन्होंने, वो कहते हैं कि बच्चा आपसे ना बहुत बेलौस मोहब्बत करता है जब वो इस दुनिया में आया होता है। यू आर द वन जो उस मोहब्बत को कम कराते रहते हैं अपने डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट स्टाइल से। आप कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन इवन अगर एक बच्चे का रंग थोड़ा सांवला है ना और घर में बाकी जो हैं वो फेयर हैं, तो बाज़ औक़ात कुछ पेरेंट्स उसे ना फील कराते हैं कि देखो तुम, हालांकि उसके कंट्रोल में तो नहीं है ना, आपका बच्चा है वो, आपका बच्चा है, सही बात, लेकिन वो उसको भी फील कराते हैं, उसका रंग आप ही पे चला गया। सही बात है, सही। तो कंपैरिजन किसी सूरत में होना ही नहीं चाहिए। कुरान में अल्लाह ताला, इस्लाम में हमें ये टीचिंग है ना कि तुमने साबिक़ू फिल खैरात, इस तरह की कोई आई थिंक है कि तुम लोग नेकियों में आगे बढ़ो, मुकाबला जो करना है वो नेकियों में करना है। सही। अच्छा, यहाँ पर एक बात हम ज़रूर करते हैं, वो ये है, ये बात दुरुस्त है, ज़ुबान को कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग पे बात कर लें। हमारे यहाँ ये दोनों पार्टीज जो है ना, पेरेंट्स और बच्चे, दोनों ही ज़रा थोड़े से ओवरबोर्ड जा रहे हैं। पेरेंट्स कह रहे हैं, वो जो है ना बच्चे कह रहे हैं, अम्मा अब्बा ने फलां बात कह दी ना तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। आज तक मेरे दिल में गड़ी है जी, आज तक नहीं भूला मैं, आज तक नहीं मैं भूला। और जैसे भी आपने बताया कि वो जिनकी आपने शुरू में मिसाल दी कि मेरी हर नाकामी की जिम्मेदार आप हैं मेरे माँ बाप, क्यों आपने मुझे इनकरेज नहीं किया। ठहर जाइए ज़रा, ठहर जाइए। अच्छा, बच्चे, माँ बाप भी कहना शुरू कर दें, बच्चे को थोड़ा वो करते हैं कि आ गई अम्मी, आपको मैं नहीं फारिग बैठी जो है ना बर्दाश्त हुई, तो आपने माँ का कितना दिल तोड़ा। तो थोड़ी सी ऐसा कीजिए कि हम जरा अगेन रियलिस्टिक लेवल पे आ जाए। माँ बाप और बच्चों का ताल्लुक बहुत करीबी होता है, ठीक है। उसके अंदर जो है ना ये वाली थोड़ी बहुत जो है ना जुबान की और जो है ना अमल की चीज़ें चलती हैं थोड़ी बहुत, हम ज़्यादा की बात नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, उनका ख्याल करना चाहिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाहिए, लेकिन ये कहना कि घर का स्ट्रिक्टली माहौल जो है ना मिलिट्री एकेडमी वाला ही होगा, ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो एक दूसरे को माफ़ करने की आदत डालिए, एक दूसरे की कमजोरियों को कबूल करने की आदत डालिए, इसी तरह ही चलता है, इसी तरह ही चलता है। बिल्कुल सही। तो लास्ट सवाल मैं चाहूँगा, बड़ा आपने कुछ सवाल पूछे तो मैं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सवाल पूछता हूँ, क्या बच्चों को एज ए पनिशमेंट कह लें, जैसे आपने कहा कॉन्सिक्वेंस, दूसरों के सामने ह्यूमिलिएट कर सकते हैं एज ए कॉन्सिक्वेंस? क्या लिशान माशाल्लाह 3 बच्चे, आई थिंक ह्यूमिलिएट तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कम इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे एक एहसास दिलाने की खातिर, मसलन अगर किसी की हमने इस्लाह करनी है, देयर आर इंस्टेंसेस जहाँ पे आपको आइसोलेशन में इस्लाह करनी पड़ती है, लेकिन देयर आर इंस्टेंसेस जहाँ पे पब्लिक में इट नेसेसिटेट्स, इट विल सेट अ प्रेसिडेंस। तो लेकिन अगेन ये वही वाली बात है कि ये केस टू केस स्पेसिफिक है, ह्यूमिलिएशन तो कतन नहीं। सही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे को देख के कहते हैं कि तेरी बड़ी इज्जत है, लेकिन उससे ज्यादा इज्जत बंदा मोमिन की है। तो फिर बच्चा आप सोच सकते हैं आप काबे को ह्यूमिलिएट करें, क्या एनालॉजी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ हमारे यहाँ ना हार्ड सेट वो पेरेंटिंग के वेज है ना, वो आपको पता है, आपको तो शायद आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, हमने जिन पेरेंट्स की और जिस वो माइंडसेट के साथ परवरिश पाई है, उसमें ये होता था 2 महीने गुजर जाते थे तो अब्बा को पता लग जाता कि इधर ठुकाई लगाए हुए देर हो गई है। फिर वो जब एक ठुकाई शुरू होती थी तो सबको पड़ती थी, अच्छे
2 महीने मजीद अच्छे गुजर जाते थे। अगेन इसमें मैं वही कहूँगी, इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। एक एक थप्पड़ का एक एक लफ्ज़ का सवाल है अल्लाह के सामने। और अगर हमसाये को आप ये बात कहने से घबराते हैं ना कि अल्लाह क्या जवाब, तो आपकी औलाद, आपके हुस्न सलूकी, आपकी बीवी आपके हुस्न सलूकी सबसे पहले। एक आंटी बहुत बड़ा अलमिया, मतलब इतना मुझे दुख होता है कि कुछ फादर्स गालियाँ गालम गलोच जो है ना, वो आपको पता है हमारी सोसाइटी में होता है जी कि बाप गाली दे दे तो मदर भी समझते हैं, बच्चे भी कि लो जी ये तो अब हमें डिसिप्लिन करने का। लेकिन कुछ फादर्स लड़कियों को गालियाँ देते हैं। मॉरल लेवल ही नहीं है। कितनी बुरी बात है बेटियों को मतलब इस लैंग्वेज में मुखातिब करना। कितनी ऑनर दिया अल्लाह ने। अभी एग्जांपल दिया फातिमा वाली। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो माँ बाप की तरफ से एक बहुत बड़ा जुर्म होता है, अगेन हमने माँ बाप को कॉर्नर कर दिया, वो क्या है, औलाद के दरमियान बेइंसाफ़ी करने का भी आप लोग कह रहे थे ना, कंपैरिजन करना। आपको पता है कि औलाद के हकूक़ में से एक हक है उनको सबको बराबर जगह देनी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके खिलाफ जो है आखिरी हद तक गए थे। अच्छा, माँ बाप की ये मोहब्बत में अल्लाह ने माँ बाप को कभी नहीं कहा कि मोहब्बत और करना, क्योंकि मोहब्बत एक फितरी चीज़ है, माँ बाप करते ही करते हैं। इस पे अल्लाह ने माँ बाप को पकड़ा और इसका अल्लाह के आगे सवाल है। और इसमें ख़ास तौर पे बेटे और बेटी को भी कहा गया, तो कुजा के सारी औलाद। और आप देखिए, माँ बाप अपनी औलाद को कोई चीज़ नहीं दे सकते जब तक दूसरे को नहीं दे लेते। सही बात है। और ये हमारे दीन ने की है, तो हमारे दीन ने कितनी इंडिविजुअलिटी को और जो पोजीशन इन द सोसाइटी है उसको कितना सेफ गार्ड किया। और अली भाई, मैंने इस चीज़ को पता कब फील किया, हमारे कल्चर में जो बर्थडेज का कॉन्सेप्ट है, आप बर्थडे वाले दिन अगर कोई मना रहा है, बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल की शक्ल मत देखें, बाकियों की शक्लें देखें। एक उदासी का आलम तारी होता है। और ये पेरेंट्स खुद ही एक वो सेट कर देते हैं कि बच्चा अब एक्सपेक्ट करता जाए कि मेरी हर साल मनाई जाएगी और फिर मुझे गिफ्ट्स दिए जाएंगे। मतलब ये आई थिंक दिस इज एक्सपोजिंग द आइडिया ऑफ इनइक्वालिटी कि देखें कितना जरूरी है जस्टिस जो है ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो एक सहाबी आए तो उन्होंने ना कोई गिफ्ट दिया अपने किसी एक बच्चे को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि आप जरा गवाह बन जाएं इस पे, कुछ इस तरह की बात की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क्या तुमने बाकी जो है उनको दिया? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं दिया। आप फरमाया इससे भी वापस ले लो, मैं जुल्म पे गवाह नहीं बन सकता। अच्छा, ये इनजस्टिस जो है ना छोटी उम्र में कम महसूस होता है, बड़ी उम्र में बहुत महसूस भी होता है, बड़ी उम्र में बहुत खौफनाक भी हो जाता है। पेरेंट्स ही मिस्टेक करते हैं और इन द नेम ऑफ लव और पेरेंटहुड और अथॉरिटी करते ही करते रहते हैं। और ये एक आंटी आपने बड़ी बुनियादी बात की थी, मैं चाहता हूँ उसको दोबारा एट द एंड एम्फसाइज कर दें कि चले आपके पेरेंट्स से गलतियाँ हो गई हैं, जैसे हमने कई गलतियां मेंशन की, जिसमें मैं दोबारा रिपीट कर दूं। एक गलती है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, वो ये है कि एक बच्चे को टाइटल दे ही जाना झूठा है झूठा है झूठा है, मदर्स अक्सर करती हैं, तो वो फिर झूठा बन ही जाता है। दूसरा ये कि उस पर इतना प्रेशर डालना, और साइकोलॉजिकली स्पीकिंग कोर्टिसोल इज द इमरजेंसी केमिकल, कोर्टिसोल इज एन आईक्यू सप्रेसर। जब आप उस पर इतना उसका कोर्टिसोल रिलीज कराएंगे प्रेशर डाल के, तो बच्चे का आईक्यू सप्रेस होगा, वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। तीसरा ये कि उसको बार बार ये कहना कि ये तो बच्चा है, ये तो बच्चा है, इससे क्या पता, यानी कोई फैमिली का मशवरा करते हैं कहना कि तुम ज़रा बेटा बाहर चले जाओ, तो वो जाहिर है कि कॉन्फिडेंस नहीं दिया आपने। चौथा हमने डिस्कस किया कि उसे डिसिप्लिन करना, यानी डायरेक्ट फॉर्मल इंस्ट्रक्शन पे आ जाना विदाउट एनी रीजनिंग, विदाउट टेलिंग कि ये क्यों ऐसे करना है। जैसे मैंने खुद देखा कि एक बच्चा आया, उसको मदर बार बार कह रही है कि तुमने सलाम क्यों नहीं किया एंटर होते हुए, सलाम क्यों नहीं। अब ठीक है, अच्छी बात है, आप फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, लेकिन आप उसे सलाम का मतलब भी बताएं, हदीस भी सुनाएं रिवॉर्ड के ऊपर, करके दिखाएं ना। आप जब घर आते हैं आपके घर में बार बार सलाम लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और वो बड़ी ज़रा उम्र में ये होता है, क्योंकि मेरे नवासे और वो हैं, तो वो होता क्या है कि मुगीरा लेके आए बेटे को, तो अब सबसे पहले तो माँ का हक यही है ना, बेटा जाओ ज़रा दादों को जाके प्यार करो। अब वो बेचारा अभी एंटर हो रहा है, अभी दादों के साथ उसकी रेपो भी नहीं बन रही है, अब उसको वो कहे जा रहे हैं कि तुम्हारी अब मेरी। इसी तरह वो जो है ना बेटी के बच्चे, बेटा अम्मी को जाके पारी करके आओ ना, ज़रा अम्मी को ये दे के आओ ना। वेट करें, बच्चों को टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए, हम ह्यूमन लव। अच्छा, वो दादा और दादी भी जो है ना वो भी इंसल्टेड फील करने लग जाते हैं, तुम्हारे बच्चे अब इतना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। लेकिन मैं चाहता हूँ, ये सारी बातें हमने की, मैं चाहता हूँ कि एंड में हम टीनेजर्स को भी स्पेसिफिकली और बाकियों को भी एडवाइस करें कि देखो, अगर आपके पेरेंट्स को नहीं समझ थी, देखो ना, वो जिस फेज में थे, जिस वो मुआशरे का हिस्सा है, जिस वो कल्चर का हिस्सा थे,
तो उनसे भी इतना ओवर एक्सपेक्ट करना कि ये जी बहुत ज़्यादा सुपर डुपर साइकोलॉजिस्ट बन जाए, माहिर नफ्सियात बन जाए, हमारी एक एक चीज़ को समझें, आई थिंक वो भी ज़रा ओवर रवैया है, ओवर रिएक्शन है। और अगर आपका बाप या माँ इसको रियलाइज़ कर रही है एट अ लेटर स्टेज और कह रही है मुझसे गलतियाँ हुई, तो लेट इट गो। क्या ये इतना मुश्किल है कि जैसे आंटी ने कहा आपको कि नहीं नहीं मुझे तो अभी तक नहीं भूला, इन्होंने मेरे साथ ये कर दिया, इन्होंने मेरे साथ वो कर दिया, भाई मूव ऑन। क्या ख्याल है? भाई मैं ना इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा और रिक्वेस्ट भी करूँगा टीनेजर्स से भी, और जो लोग समझते हैं कि उनके साथ इमोशनल अब्यूज़ हुआ है या फिजिकल अब्यूज़ हुआ है फ्रॉम देयर पेरेंट्स, मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि देखें वही बात जो मैं पहले भी कर रहा था कि आपको ये शक नहीं होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स आपसे मोहब्बत करते हैं। उन्होंने जो कुछ किया है ना वो अपने हिसाब से, चाहे उनका तरीका आप समझते हैं कि गलत था, आप समझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से आपकी बेहतरी के लिए किया। अब उनसे गलतियां हुई हैं ना तो आप उनको अल्लाह के लिए माफ़ कर दें। अच्छा, और मैं इसमें ये बात एक और कहूँगी कि आप इफ़ यू बीन अब्यूज्ड, ठीक है, इमोशनली और जो भी है वायलेंस का आप विक्टिम रहे हैं व्हाटएवर, तो इसका मतलब ये नहीं है, तो आपके पास जो है ना सबक सीखने का मरहला ये है कि डोंट पास इट ऑन। जबरदस्त, वेरी नाइस। अगर आपको ही अपने वक्त में बुरा लगा था तो एटलीस्ट आपको वो कम से कम काम कभी नहीं करना चाहिए। स्टॉप करें। और अली भाई मैं आखिरी एडवाइस ये दूंगा कि नो डाउट कि जो हमने केसेस जो आज बात की है, मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वो माशरे का एक बहुत कम हिस्सा है जो कि इतना ज़्यादा टॉक्सिक है। सही। मैं जनरली टीनेजर्स को ये एडवाइस करूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपके वालिदैन गलती पे हैं तो कम से कम 2 या 3 दफ़ा दोबारा सोचें क्या वो वाकई गलती पे हैं, अनबायस्ड हो गए। और फिर मैं यहाँ पे एक बात और कहूँगी मोहम्मद अली, जिसकी इस वक्त हमें बहुत कमी महसूस हो रही है ज़ीशान, वो जो जो हमारे आपस के जो फैमिली रवाबित है ना वो जो कम होते जा रहे हैं, वो जो हम क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करते थे सोशल मीडिया, इसके साथ आप ये देखिए कि हम पेरेंट्स भी अपने बच्चों से, हम वो एम्पैथी की आप बात कर रहे थे ना, और आपके बकौल के एम्पैथी और कनेक्शन के बगैर तो कुछ सोचने का तसव्वुर भी नहीं करें ना। तो बात ये है कि इसमें हमें पेरेंट्स को भी, हमें लगता है, हम माँओं को और हमारे बापों को लगता है कि शायद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज पेरेंट्स फ़र्क हैं। और मेरे पास अमूमन जो है ना जो तो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आते हैं, प्लीज़ मार वार लें लेकिन इनको समझा दे, कहने का मतलब कि मेरी वाली जॉब तुम कर दो ना, इनको फूंक मार दो, घोल वोल के पिला दो, इनको 2-2 घंटे दो, इनको 2-2। अच्छा, हत्ता कि मदर्स जब मुझसे पूछती हैं, जब उनके बच्चे ज़्यादा ओवर क्वेश्चन करने लग जाते हैं ना तो उनको समझ नहीं आती क्या जवाब दें। जैसे अब्दुल अलीम कहते हैं रिसर्च करें ना, तो माँ को रिसर्च करना मुश्किल लगता है, तो कहते हैं आपसे मैं फ़ोन पे बात करा दूँ, एक्सक्यूज मी, दिस इज़ योर जॉब, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। तो ये है कि हमें अपनी क्वालिटी टाइम को बढ़ाना चाहिए, फैमिली जो कनेक्शंस हैं उनको हमें करना चाहिए। और इसके लिए देखिए अगेन हम पेरेंट्स हैं, हमें सबसे पहले इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अपने फैमिली सिस्टम के अंदर मिल के खाने का कोई एक तसव्वुर निकालिए, अगर पूरे हफ्ते, अगर हफ्ते को दिनों को नहीं बाउंड कर सकते, हफ्ते में 2 दफ़ा कर लीजिए। इसके लिए एवरीवन शुड गो ओवरबोर्ड, ठीक है। और इसके बगैर हम नहीं समझ सकते कि हम जब तक इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं होंगी तो बाप और माँ अपने ख्वाबों की ताबीर कैसे करा सकते हैं। तो इसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। हम टीचर से पूछिए, हम वो लेसन प्लानिंग करते करते हमारे दिमाग का पानी कैसे निकल जाता है। पढ़ाना तो इतना सा होता है, काम इतना पीछे होता है। तो जो ये दुनिया के पक्के ठक्के असूल है सिर्फ फैमिली के ऊपर आके निल हो जाता है। इसको मैं आंटी को मैं सेकंड करूँगा इस बात में कि देखें क्वालिटी टाइम जो है ना वो आपकी पेरेंटिंग की बेसिस है, फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड। जब तक आपकी पेरेंटिंग है वो उसकी बेसिस है। मैं ना स्टोरी सुनाता हूँ, एक रियल स्टोरी है। एक फादर थे, वो कोई बिजनेसमैन थे, बहुत ज़्यादा बिजी थे, बहुत ज़्यादा ओवर ऑक्यूपाइड थे। उनके बेटे ने ना उनसे अक्सर बात करनी होती, मिलना होता, टीनेजर था वो भी, तो वो कहते थे बेटा मैं अभी बिजी हूँ, मैं ज़रा काम कर रहा हूँ, बेटा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था उसे। उसने ना एक दिन अब्बू से पूछा, अब्बू आप पर आवर कितना अर्न करते हैं, हाउ डू यू मेक इन 1 आवर? तो वो उन्होंने बताया, अमाउंट बता दी इतनी है। तो बच्चा क्या करता, उसने जो उसे पॉकेट में मिलती थी ना उसे सेव करके ना वो अपने पास महफूज रखता रहा। फिर उसने तकरीबन 1-1.5 माह बाद जब पैसे इकट्ठे हो गए ना, उसने कहा अब्बू ये आपके जो पर आवर के है ना अर्निंग वो है, आप प्लीज़ मुझे 1 घंटा दे दें। तो हमने क्वालिटी टाइम दिया ही नहीं अपने बच्चे को। हमारा कनेक्शन कैसे डेवलप होगा, बच्चा कैसे हमारे, देखें अली भाई मुझे आप खुद बताएं, जो दोस्त हैं, 2 दोस्त होते हैं, वो कैसे दोस्त बनते हैं, उनकी दोस्ती जो मजबूत अच्छी होती है वो क्यों होती है? क्वालिटी टाइम देते हैं। मैं अपने दोस्त को बात बता रहा हूँ ना, वो मेरी बड़ी तवज्जो से सुनेगा और इंटरेस्ट लेगा, मुझे नजर आएगा उसमें कि यार वो ही इज़ लॉयल टू मी।
आपकी बड़ी मसरूफियात हैं, लाइफ इज़ वेरी बिजी, काफ़ी जाहिर सी बात है मजबूरियाँ भी होती हैं, लेकिन जो भी है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में क्वालिटी टाइम दिया करते थे अल्लाह के रोजाना की बुनियादों पे देते थे। एग्जैक्टली, और सबसे ज्यादा बिजी थे। इतनी बड़ी पूरी उम्मत की जिम्मेदारी आपके ऊपर कितने लोगों की जिम्मेदारी है? और अब्दुल अली, मैं ये बात कहूंगी, ये तो इन्वेस्टमेंट है, आपकी औलाद से बड़ी इन्वेस्टमेंट कौन सी है? तो इस पर आप जो है ना खर्चा नहीं करना चाह रहे, बस जो सिस्टम का लगे बंदे में अंदर चला जा, मतलब प्रायोरिटी चेंज होगी ना। प्रायोरिटी इसके मैं अर्न कर लूँ बहुत ज्यादा, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जिसने आपकी आखिरत संवारनी है, दुनिया तो थोड़ी सी है ना, तो आप उसे इग्नोर करके अपनी प्रायोरिटी शिफ्ट कर दिया आपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे। तो मैं समझता हूं टॉपिक तो बहुत लंबा है, लेकिन वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो बस हम पॉइंट अप करेंगे, दुआ देंगे। और मैं समझता हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छा दोनों साइड्स का मुकदमा पेश किया। पेरेंट्स को भी रियलाइज़ करना चाहिए अपनी गलतियाँ, और ये कि डैमेज ना करें बच्चों को। ऑन द अदर हैंड टीनेजर्स को भी एक्सपोज किया आंटी ने स्पेशली, तो अच्छा है, टीनेजर्स को भी एक वेकअप कॉल जानी चाहिए और समझना चाहिए दोनों पार्टीज़ को। बाकी अल्लाह ताला हमारी औलादों जो है उनको भी नेक बनाए, साले बनाए, सब जो परेशान है, और पेरेंटहुड का हक अदा करने की तौफीक दे। आमीन। मैं एक दुआ किया करता हूँ अली में, मैं एक दुआ किया करता हूँ, वो कुरान की दुआ है ना, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन। तो मैं नॉर्मली एक दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारी औलाद को तो हमारी आंखों की ठंडक बना, हमें अपनी औलाद के लिए भी आंखों की ठंडक बना, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। ब्यूटीफुल जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। बारक अल्लाह फीकुम। अस्सलाम वालेकुम।